रुको। एक रहस्यमय शख्स, एक तगड़ा आदमी जो अच्छी ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है, वो आराम से एयर ट्रांसपोर्ट से बाहर निकला। देखो, उसके सिंपल दिखने पर मत जाना, वो बिल्कुल एवरेज लगता है। एक पतला सा शख्स जिसको तुम भीड़ में कभी नहीं पहचान पाओगे, लेकिन उसकी आंखें देखो, वो बयान करती हैं कि उसके पास कितनी ज्यादा पावर है। एक पूरे कॉस्मिक वॉइड की तरह गहरी और अनंत लग रही हैं। जैसे ही ये शख्स जमीन पर कदम रखा, सबकी गर्दन तुरंत उसकी तरफ घूम गई। लोग सच में गिर गए थे, एक दबाने वाला ऑरा महसूस कर रहे थे, और वो सच में लॉजिस्टिक्स बेस्ड सिक्योरिटी टीम को बुलाने की सोच रहे थे। यार, उस ओपी रैंकर को एहसास हुआ कि वो एक सीन क्रिएट कर रहा है, और तुम देखते हो कि वो हल्का सा शर्मा रहा है इतनी अटेंशन से। वो चुपके से काम करना चाहता है। ये आदमी नहीं चाहता कि आम जनता को उसके काम के बारे में पता चले। एक सिंपल सोच के साथ उसने अपना हाथ उठाया और एक जबरदस्त रियलिटी बेंडिंग पावर छोड़ दी। बस ऐसे ही हकीकत बदल गई, वक्त पूरा रुक गया और उस भरी हुई जगह पर अजीब घोर सन्नाटा छा गया। फिर जितनी जल्दी वो गायब हुआ था, उतनी ही जल्दी आवाजों का नॉर्मल शोर शराबा वापस आ गया। भीड़ ने फिर से अपनी बातें शुरू कर दी। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनकी बात को अभी एक ओपी एबिलिटी यूजर ने रोक दिया था। सबसे जरूरी बात, किसी ने भी एयरक्राफ्ट या उस आदमी की तरफ दोबारा नहीं देखा जिसने अभी ये टेम्पोरल स्टॉप किया था। कसम से, ये एलीट मास्किंग है। अब वो ब्लैक कपड़ों वाला आदमी जिसको कोई नहीं देख रहा, वो सीधा मेन सप्लाई डिपो की तरफ चल दिया। जो लोग उससे टकराने की कोशिश कर रहे थे, वो भी अजीब तरीके से अपने आप बड़े आराम से उसके रास्ते से हट जा रहे थे। इधर लॉजिस्टिक्स बेस में 4th फ्लोर वाले वेटिंग हॉल को एक टेम्पररी हाई सिक्योरिटी डिटेंशन सेंटर बना दिया गया है। यहाँ उन बदनाम चर्च ऑफ डेस्टिनी के कट्टरपंथियों को रखा गया है, और उनका बहुत ही जिद्दी आर्च बिशप भी वहीं है। मुझे तुरंत छोड़ दो, आर्च बिशप चीखता है। बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है उसको। देवता तुम्हें इतनी आसानी से आने वाले बदले से बचने नहीं देंगे। महान लॉर्ड गॉड जरूर अपने विश्वास पात्र भक्तों को इस पाप से बचाएंगे। तुम हमारी पक्की पक्की भीड़ से एक भी काम की इंटेल नहीं निकाल पाओगे। आज बिशप गुस्से में इधर उधर हाथ पैर मार रहा है और पूरी हिस्टीरिया की स्टेट में ये बेकार धमकियां दे रहा है। लेकिन लिंग वांग की एब्सोल्यूट स्पेशल एबिलिटीज के नीचे उनकी ये सारी नटकिया कोशिशें बिल्कुल बेमतलब है। वो सुसाइड करने के लिए एबिलिटीज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिससे वो शहीद बनने से रुक गए हैं। सारे कैदी बस वहीं खड़े हैं, लाचारी के उबलते हुए गुस्से से भरे हुए। इस हाई सिक्योरिटी 4th फ्लोर हॉल के अंदर हमें 3 वाइस प्रिंसिपल्स लिंग शुआंग, शू पिंग और जोंग मो के साथ पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के लोग भी मिलते हैं। इंटरोगेशन करने वाला मुख्य व्यक्ति ब्यूरो के इंटेलिजेंस डिवीजन का हेड है, जो कि एक लेवल 5 साइकिक एबिलिटी यूजर है और 40 साल का है। वो पूरा पसीने में भीगा हुआ है जब वो लिंग शुआंग और दूसरों को ये परेशान करने वाली सिचुएशन बताता है। ये चर्च ऑफ डेस्टिनी के बहके हुए लोग बहुत जिद्दी हैं। कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन निकालने में हम हार मान चुके हैं, वो दुखी होकर बोलता है। ठीक है, सबने सच में बहुत मेहनत की है। लिंग वांग लंबी सांस लेती है, थोड़ा फ्राउन करते हुए कि आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। उसने सिक्योरिटी ब्यूरो के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को हाथ हिलाकर छुट्टी दे दी और कहा कि वो ब्रेक ले ले। लिंग वांग ने चर्च ऑफ डेस्टिनी के लोगों के साथ मुश्किल इंटेरोगेशन प्रोसेस के लिए खुद को दिमागी तौर पर तैयार किया था, लेकिन उसने ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि इतने हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी पूरी तरह से हार जाएंगे। तुम लोग सच में सिर्फ नालायकों का झुंड हो। आर्च बिशप होल्डिंग एरिया के अंदर से जोर से ताना मारता है। उसके अजीब से एंड्रोजेनस फेस पर मजाक झलकता है जब वो उन्हें ताना मारता रहता है। लिंग वांग और दूसरे सब ग्रैंड मास्टर लेवल एक्सपर्ट्स हैं, तो जाहिर सी बात है वो ऐसी बचकानी हरकतों पर अपना आपा नहीं खोने वाले थे। वाइस प्रिंसिपल जांग मो बोलता है, सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान होते हुए, अगर स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी फेल हो गए तो लगता है हमारा एक ही ऑप्शन है कि हम किसी बड़े अथॉरिटी वाले का इंतजार करें। चिंता मत करो, लिंग वांग अपने हमेशा वाले शांत कंपोजर में जवाब देती है। जो स्पेशलाइज्ड पर्सनल वो भेज रहे हैं वो जल्दी ही यहाँ पहुंचने वाले हैं। 4 आवर्स पहले वो इंसिडेंट की पूरी डिटेल रिपोर्ट सीधा गवर्नमेंट के सबसे बड़े लेवल्स तक भेज चुकी थी। अचानक दूर के कॉरिडोर में पुख्ता भारी कदमों की आवाज गूंजती है जो तेजी से पास आ रही है। बिल्कुल उसी वक्त एक हल्का लेकिन बहुत ज्यादा दबाने वाला प्रेशर तुरंत पूरे एरिया को ढांप लेता है। लिंग शुआंग और बाकी 2 वाइस प्रिंसिपल्स का बर्ताव तुरंत बदल जाता है। तीनों ग्रैंड मास्टर्स तुरंत अपना पूरा ध्यान हॉल के एंट्रेंस की तरफ घुमाते हैं। मुझे माफ करना कि मैंने सबको इंतजार करवाया, एक आवाज आती है जिसमें हल्की सी मजेदार हंसी छिपी हुई है। ये वही ब्लैक कपड़ों वाला आदमी है जो पहले आया था और अब रूम में कदम रखता है। इस शख्स को पहचानते ही लिंग वांग और दूसरे तुरंत आदर से झुककर सलामी देते हैं। डायरेक्टर लू, हमें सच में नहीं लगा था कि आप इस मामले को पर्सनली देखेंगे, वो मानते हैं। ये है लू यूसान, एक रैंकर जिसके पास A- रैंक्ड मेंटल एबिलिटी है। क्या जबरदस्त ओपी स्टेटस है। लू यूसान हल्का सा मुस्कुराता है और हाथ से उनकी चिंता को हटा देता है। चर्च ऑफ डेस्टिनी 60 साल से ज्यादा वक्त के बाद फिर से सामने आया है। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी कि मैं आकर खुद ही इस थ्रेट को संभालूं। लिंग शुआंग और दूसरे ये बड़ी घोषणा सुनकर एक साथ चैन की सांस लेते हैं। ये आदमी पूरे महान शाह किंगडम के गिनती के कुछ 9th रैंक्ड मार्शल सेंट्स में से एक है, जिसके पास बहुत बड़ी अथॉरिटी और एक ऊंचा पद है। यार, अब जब इतना जोरदार पावरफुल फिगर इंचार्ज है तो उन्हें चर्च ऑफ डेस्टिनी के अंधेरे में छिपे रहने की दिक्कत नहीं है। लू यूसान सीधा आर्च बिशप के पास जाता है और शांति से सीधा सवाल पूछता है, क्या तुम सच में इस चर्च ऑफ डेस्टिनी के मुख्य लीडर हो? वो पूछता है। उसकी आवाज एक जैसी रहती है। जैसे ही वो बोलता है, वो तुरंत अपनी माइंड कंट्रोलिंग सुपरनैचुरल एबिलिटी चालू कर देता है।
आर्च बिशप, जो कुछ वक्त पहले तक बहुत जिद्दी और चुप था, अब ऐसे बोलता है जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो। नहीं, मैं बस एक आर्च बिशप हूँ, वो जवाब देता है, मेंटल पावर से मैनिपुलेट किया हुआ। इस खास ऑपरेशन का असली गोल क्या था? लू युसान तेजी से सवाल पूछना जारी रखता है। 3 बड़े अकेडमीज के सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को मार देना और चर्च ऑफ डेस्टिनी के होने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना। क्या तुमने किसी और बड़े यूनिवर्सिटीज में भी स्लीपर एजेंट्स प्लांट किए थे? तुम कितने अंडरकवर एजेंट्स लगाने में मैनेज कर पाए? नहीं, सिर्फ जिनचोंग यूनिवर्सिटी में। आर्च बिशप रोबोटिकली जवाब देता है। दोनों कुछ वक्त तक सवाल और एकदम सही जवाब किए तेज सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन जब लू युसान बहुत जरूरी सवाल पूछता है, जैसे चर्च ऑफ डेस्टिनी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कहाँ हैं या असली ऑर्गेनाइजेशनल लीडर कौन है, तो आर्च बिशप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो हकलाने लगता है और ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाता। पता चला कि उसकी जरूरी यादें दूसरी हाई लेवल एबिलिटीज से छेड़छाड़ करके बदल दी गई थी। इसका मतलब था कि वो फिजिकली सबसे जरूरी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन बताने में केपेबल ही नहीं था। 10 मिनट से ज्यादा डिटेल्स के लिए जोर डालने के बाद लू युसान को रियलाइज हुआ कि आर्च बिशप के उलझे हुए दिमाग से अब और कोई काम का डेटा नहीं निकल सकता। उसने ना चाहते हुए भी वो तेज इंटरोगेशन रोक दी। फिर भी जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उनको मिली थी, उसके हिसाब से चर्च ऑफ डेस्टिनी का ये अभी सामने आना उस सेक्ट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। कसम से इस इंसिडेंट के पीछे एक बहुत बड़ी और ज्यादा खतरनाक कंस्पिरेसी छिपे हुए हैं, और जो असली मास्टरमाइंड्स ये सब कंट्रोल कर रहे हैं, वो जल्द ही अपना अगला कदम उठाने की तैयारी में होंगे। गहराई से सोचने के लिए एक मोमेंट लेने के बाद लू युसान अपना डिसीजन अनाउंस करता है। यार, मैं ये सारी जानकारी नेशनल सुप्रीम काउंसिल तक खुद पहुंचाऊंगा, ताकि तुरंत इस पर विचार विमर्श हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि चर्च ऑफ डेस्टिनी के खिलाफ जल्द ही बड़े असरदार उपाय, काउंटर मेजर्स अनाउंस किए जाएंगे। लिंग शुआंग और बाकी 2 वाइस प्रिंसिपल्स ने बात समझ ली और एक साथ सर हिलाकर सहमत हो गए। देखो, जितनी जासूसी जानकारी हमने जमा की है, उसके मुताबिक अब ये ऑपरेशन आगे बहुत आसानी से बढ़ना चाहिए। तो चर्च ऑफ डेस्टिनी वाला ये उलझा हुआ मामला अब यहाँ खत्म होता है और अब हम अपना ध्यान अपने नायक शू जिंग की तेजी से बढ़ती पावर कर्व पर लगाते हैं। लू युसान ने लिंग शुआंग की तरफ देखा। वो साफ तौर पर एमसी को ढूंढ रहा था। प्रिंसिपल लिंग, शू जिंग कहाँ है? मुझे उससे तुरंत मिलना है। उसी शाम करीब 7 बजे शू जिंगमिंग को वाइस प्रिंसिपल लिंग वांग का एक जरूरी इंस्ट्रक्शन कॉल आया, जिसमें उसे टेम्पररी ऑफिस लोकेशन में बुलाया गया था। प्रिंसिपल, मैं आ गया हूँ, जैसा आपने बोला था। जैसे ही शू जिंगमिंग टेम्पररी जगह में अंदर आया, ऑफिस का दरवाजा शान से खुल गया। अजीब बात यह थी कि लिंग वांग अपनी डेस्क पर नहीं बैठी थी, बल्कि वो बड़े आराम से सोफा पर बैठी थी, जो कि कम ही दिखता है। शू जिंगपिंग को अंदर आते देखकर लिंग शुआंग ने हल्का सा सर हिलाया और धीमी आवाज में उसे बुलाया। कृपया यहाँ बैठ जाओ। ये बात सुनकर शू जिंगमिंग ने शिष्टतार से उनकी बात मानी और वाइस प्रिंसिपल लिंग शुआंग के ठीक बगल में सोफा पर बैठ गया। लिंग शुआंग ने फॉर्मेलिटी से शुरू किया। मुझे इंट्रोडक्शंस करने दो। ये है श्री लू युसान, ग्रेट शा किंगडम की नेशनल असेंबली के एक बहुत ही खास और शक्तिशाली सदस्य। हेलो शू जिंग। उस आदमी ने पूरे शांत भाव से उसका अभिनंदन किया। उस शांत और स्थिर आवाज को सुनकर शू जिंग को तुरंत एहसास हुआ कि कमरे में एक और हाई लेवल का व्यक्ति मौजूद था, जिसका पता उसे अंदर आते वक्त बिल्कुल नहीं चला था। ये आदमी एक अधेड़ उम्र का, करीब 40 साल का वेटरन लग रहा था, जो पूरा का पूरा काले रंग के कपड़ों में था और शांति की एक खास ऑरा दे रहा था। जब इस आदमी की नजर शू जिंग पर टिकी, तो वो इतनी ज्यादा विशाल और गहरी लगी, जैसे वो एक घूमते हुए तारों से भरे नेबुला को सीधे देख रहा हो। अरे भाई, शू जिंग को अचानक लगा कि उसके आसपास के सारे सेंसरी इनपुट गायब हो गए हैं और उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस डराने वाले शख्स पर चला गया। ये रहस्यमयी काले कपड़ों वाला आदमी एक अद्भुत शक्तिशाली भगवान जैसा लग रहा था, जिसकी वजह से शू जिंग की खुद की चेतना तुरंत डगमगाने लगी और वो बेहोशी में डूबने लगा। रुको, यहाँ कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। शू जिंगपिंग का शांत चेहरा टूट गया और उसकी जगह तेजी से बढ़ती बेचैनी आ गई। क्रैक क्रैकल। इस आवाज के साथ ही एक बहुत तेज, जमीन हिला देने वाली गर्जना आई। एक तेज चमकदार सुनहरी लाइटनिंग की लहर जोर से निकली और तेजी से हमारे एमसी के शरीर के चारों तरफ घूमने लगी। अपनी ओपी पावर्स के एक्टिवेट होने की वजह से शू जिंग की डूबती हुई चेतना तुरंत ठीक हो गई और वो होशियार हो गया। उसने गहरी सांस ली और उस आदमी की असली शक्ति देखकर वो अंदर ही अंदर हैरान रह गया। ग्रेट शॉ किंगडम की नेशनल असेंबली में सीट सिर्फ उन्हीं सबसे शक्तिशाली लोगों को मिलती है जो 9th रैंक्ड मार्शल सेंट्स होते हैं। इससे पहले वो मार्शल सेंट्स के बारे में सिर्फ इंटरनेट फोरम्स और न्यूज रिपोर्ट से जानता था। यार, हैरानी की बात यह है कि ऐसे हाई लेवल रैंकर के साथ अपनी पहली मुलाकात में ही उसके सिर्फ एक आम नजर डाल देने से ही शू जिंग लगभग पूरा शटडाउन होने वाला था। शू जिंग का शक्तिशाली और तुरंत रिएक्शन देखकर लू युसान ने हल्का सा सिर हिलाया और कुछ देर सोचने के बाद बोला, बिल्कुल बुरा नहीं है। बहुत कम स्टैंडर्ड लेवल 3 एबिलिटी यूजर्स ही मेरी नजर के प्रेशर को ठीक से झेल पाते हैं। शू जिंग, तुम्हारा व्यक्तिगत विल पावर सच में असाधारण और काफी मजबूत है। वाइस प्रिंसिपल लिंग शुआंग में तुम्हारी इस अनयूजुअल सिचुएशन के बारे में मुझे पहले ही पूरी जानकारी दे दी है। एस रैंक एबिलिटी जरूर रेयर है, लेकिन इंसानियत में फिर भी हर साल 3 या 4 ऐसे लोग अर्थ पर नए अवेकन होते हैं। लेकिन सल्फ्यूरिक मोनोसल्फाइड रैंक्ड, वो तो रेरिटी का एक अलग ही लेवल है। कसम से 200 साल पहले एलिमेंटल एनर्जी का बड़ा उछाल आने के बाद से पूरी इंसानियत में 50 से भी कम लोग ऑफिशियली रिकॉर्ड किए गए हैं जिनको सल्फ्यूरिक मोनोसल्फाइड रैंक्ड सुपरनैचुरल एबिलिटीज मिली है। दुख की बात है, उनमें से ज्यादातर अपनी पीक पोटेंशियल तक पहुंचने से पहले ही मर गए और जो जिंदा बचे वो इंसानी ताकतों के सच्चे एलीट बन गए। लू युसान ने अपनी गंभीर नजर शू जिंगमिंग पर टिकाई और जानबूझकर धीरे बोला,
मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही तुम उन रैंक्स में शामिल हो जाओगे और उनमें से एक बनोगे। हम असेंबली तुम्हें अपना पूरा और पक्का सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, हमें ये याद रखना होगा कि नाजुक ग्रीन हाउस में उगाए गए फूल कितने भी शानदार क्यों ना दिखें, वो बाहर के तूफानों की मार कभी नहीं झेल सकते। तो इसलिए जरूरी रिसोर्सेज देने के अलावा हम तुम्हारी इस तेज ग्रोथ फेज के दौरान तुम्हारी सुरक्षा या मदद के लिए कोई भी शक्तिशाली प्रोटेक्टिव फिगर्स नहीं भेजेंगे। इस जरूरी मोड पर लुई युसान की आंखों में एक तेज चमक आई और एक 9th रैंक एबिलिटी यूजर का जबरदस्त दौरा तेजी से बाहर निकल पड़ा। मैं अभी तुम्हें एक पर्सनलाइज्ड सोल इम्प्रिंट देने जा रहा हूँ। जैसे ही उसने ये अनाउंस किया, उसने अपने दाहिने हाथ की हथेली में एक हल्के नीले रंग का चमकदार फॉर्मेशन बनाया जो एक पिंग पोंग बॉल जितना था। शूजिंग, अब मेरे पास आओ। ये देखकर कि वाइस प्रिंसिपल लिंग वांग ने कोई आपत्ति नहीं की या उसे रोकने की कोशिश नहीं की, शू जिनपिंग जरूरी कदम आगे बढ़ाया। बज़, लुई युसान के हाथ से हल्के नीले रंग की एक एनर्जी स्ट्रीक तुरंत निकली और बिना किसी रुकावट के शूजिंग के माथे में गायब हो गई। साफ दिख रहा था कि इम्प्रिंट बनाने के बाद लुई युसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर और थका हुआ लग रहा था। उसे अपनी खड़े होने की पोजीशन बरकरार रखने में भी हल्की सी दिक्कत हो रही थी। ये सोल इम्प्रिंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सल्फ्यूरिक मोनोसल्फाइड रैंक की मेंटल कॉम्बैट टेक्निक है, जिसे मैंने खुद कई दशकों में डेवलप किया था और मैंने इसे अभी तुम्हारे ऊपर लागू किया है। आज से कोई भी तुम्हारे विचारों या गहरी यादों को ज़बरदस्ती प्रोब नहीं कर पाएगा और ना ही नाजायज़ तरीके से पढ़ पाएगा। मुझ जैसे एलाइट पावर ब्रोकर को भी इस प्रोटेक्टिव लेयर को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शूजिंग को अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया था कि उसे कितना बड़ा फ़ायदा मुफ्त में मिला है, लेकिन लुई युसान को उसके बाद इतना थकावट में देखकर वो तुरंत समझ गया कि उसे मिली ये नई चीज़ बहुत ही कीमती है और उसने तुरंत बहुत ज़्यादा इज्जत से शुक्रिया अदा किया। लुई युसान ने हाथ हिलाते हुए बोला, इतने ज़्यादा शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। ये नेशनल असेंबली द्वारा लिया गया एक सर्वसम्मति यूनानिमस सामूहिक फैसला था। जब तुम फ्यूचर में ज़रूर ही पावर की हाई पोजीशन पर पहुंचोगे तो बस ग्रेट शॉ किंगडम को उसके दुश्मनों को ख़त्म करने में मदद करना। इसी वक्त लिंग श्वांग धीरे से शूजिंग को सिचुएशन और समझाने के लिए आगे आई। उसने समझाया, तुम्हारी यादों को एक मजबूत डिफेंसिव लेयर से बचाने के अलावा ये खास सोल इम्प्रिंट एक ऐसा डिफेंसिव सीक्रेट है जिसके लिए 8th रैंक्ड पावर हाउसेस भी खून करने को तैयार हो जाते, फिर भी ये तुम्हें पूरी तरह मुफ्त में मिल गया है। शू जिंगटिंग ने कॉन्फिडेंस स्माइल दी और अपने खास अंदाज में जवाब दिया, तो ये इसलिए होगा क्योंकि मैं मैडो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला अनडिस्प्यूटेड टॉप स्टूडेंट हूँ। मैडो यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट? हाँ, अरे भाई तुम तो काफ़ी घमंडी नौजवान हो, लिंग श्वांग ने कहा। हालांकि उसे उसका ये कॉन्फिडेंस पसंद आया। यद्यपि उसकी बातों में हल्की सी आलोचना थी, लेकिन उसने उसके दावे को झुटलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। वैसे अगले साल अप्रैल में नेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट टूर्नामेंट होने वाला है। तुम्हारी अभी की तेज़ बढ़ती एबिलिटीज़ को देखते हुए तुम हमारी मैडो यूनिवर्सिटी के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव पावर हाउस के तौर पर पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरह क्वालिफाइड हो। शू जिंगपिंग थोड़ा रुकता है, कुछ बार पलके झपकाता है और फिर हल्के से याद दिलाता है, वाइस प्रिंसिपल, क्या आप कोई ज़रूरी बात भूल रहे हैं? मैं तो अभी सिर्फ एक फ्रेशमैन हूँ। लिंगवांग ने हल्की सी आईब्रो ऊपर की। बिल्कुल भी डर नहीं था। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम सिर्फ एक फ्रेशमैन हो? तुम्हारे करंट इतने खतरनाक पावर लेवल के साथ किसी भी दुश्मन के लिए, चाहे वो कितने भी एक्सपीरियंस्ड सीनियर्स हो, तुम्हें हराना बेहद मुश्किल होगा। और देखो, अभी तो सिर्फ दिसंबर का महीना है। अगले साल अप्रैल आने तक अभी भी कितने लंबे महीने बाकी हैं। इतने ज्यादा वक्त में क्या कोई शक है कि तुम्हारी जबरदस्त ताकत और तेजी से बेहतर नहीं होगी? हम अगले साल के बड़े यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में तुम्हारे लिए एक गारंटीड स्पॉट ऑफिशियली रिजर्व कर देंगे। यार, ये चैलेंजिंग और एक्साइटिंग घोषणा सुनकर शूजिंग की उस वक्त की चिंता तुरंत एक तेज बढ़ते हुए लड़ने की भावना, फाइटिंग स्पिरिट से बदल गई। वो पूरा पंप्ड था। पूरे देश की यूनिवर्सिटीज के सबसे मजबूत स्टूडेंट रैंकर से टक्कर लेने का इंतजार कर रहा था। सिर्फ 3 छोटे दिन बाद शूजिंग मैडो यूनिवर्सिटी के कैंपस पर वापस आ गया, बाकी पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स के साथ अंदर आता हुआ। नए फ्रेशमैन एक के बाद एक निकल रहे थे। कुछ अजीब तरीके से अपना सामान घसीट रहे थे और कुछ अपने नए चमकते हुए हथियार दिखा रहे थे। फील्ड के बिल्कुल किनारे खड़ी होकर जैंग सुई ने खुशी से शू जिंगमिंग और तोंग शुयान को चिल्लाकर वेलकम किया। अरे भाई, भगवान का शुक्र है तुम लोग सुरक्षित वापस आ गए। ये देखकर कि वो दोनों पूरी तरह से ठीक थे और उन्हें कोई विजिबल बैटल डैमेज नहीं हुआ था, जैंग सुई ने आखिरकार अपनी रुकी हुई सांस छोड़ी। तोंग शुयान ने प्यारी सी मुस्कान दी और माना, कसम से ये सब तुम्हारी जबरदस्त असरदार मेडिसिन की वजह से हुआ है। उसके बिना हम उस डर भरे घोस्ट केव डंजन के अंदर बहुत बड़ी मुसीबत में होते। जैंग सुई ने गर्व से अपनी छाती फुलाई। ऑफ कोर्स, उसके अलावा और कौन इतनी असरदार चीज बना सकता था? मैंने पहले ही सुपर एक्सक्लूसिव चिंग्याजू रेस्टोरेंट में एक बड़ी टेबल बुक करवा दी है, उसने अनाउंस किया। चलो अभी जाकर सेलिब्रेट करते हैं। शू जिंगमिंग ने मौके का फायदा उठाया और शरारती चमक के साथ पूछा, तो रुको, क्या आज रात हमें लेजेंडरी सिस्टर जैंग पार्टी दे रही हैं? ठीक है, हाँ मैं खरीद रही हूँ, उसने मान लिया। लेकिन रुको, क्या तुम वो रेयर फूल और जड़ी बूटियां वापस लाए जो मैंने खास तौर पर तुम्हें इकट्ठा करने को कहा था? एमसी ने कॉन्फिडेंस स्मग के साथ जवाब दिया, ओह मैं जरूर लाया हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में लाया हूँ। बस मुझे पता नहीं कि तुम्हारा स्किल लेवल इतने सारे लूट को संभाल भी पाएगा या नहीं। वाइस प्रिंसिपल लिंगवांग ऊपर हवा में आराम से मंडरा रही थी, जो उनकी ओपी एबिलिटीज का एक मजबूत नजारा था। उन्होंने देखा कि एस रैंक का ये प्रोडिजी शूजिंग अपने नीचे 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ कैंपस छोड़ रहा है और उन्होंने हल्के से अपनी एक आईब्रो उठाई। अरे वाह,
ये लड़का शूजिंग कसम से कैंपस का पूरा हार्ट थ्रॉब है ना? उसने सोचा कि मॉडर्न जेनेटिक थ्योरी के हिसाब से किसी व्यक्ति का सुपर नेचुरल एबिलिटी रैंक जितना ऊंचा होता है उतना ही ज्यादा चांस होता है कि उनकी संतान को यूनिक और रेयर पावर्स विरासत में मिले। इस माने हुए साइंटिफिक फैक्ट की वजह से ग्रेट शॉ और बाकी सभी देशों में वो लोग जिनमें ए रैंक या उससे ज्यादा की एबिलिटीज थी, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उन्हें ऑफिशियली कई सारे जीवन साथी रखने की अनुमति थी। ये नया नेशनल पॉलिसी हाई लेवल एबिलिटीज वाले ताकतवर लोगों को अलायंस बनाने और जानबूझकर ऐसी संतान पैदा करने के लिए एनकरेज करता था जिसमें और भी ज्यादा मजबूत इनेट सुपरनैचुरल टैलेंट्स हों। इस मुश्किल सोशल डायनामिक के बारे में सोचते हुए लिंगवांग ने एक हल्की उदास सांस छोड़ी। एक जोरदार एस रैंक स्पेशल एबिलिटी यूजर होने के नाते अपने पूरे यूनिवर्सिटी करियर में उनके एज ग्रुप का कोई भी, चाहे लड़का हो या लड़की, उनकी लीग में नहीं था। इसीलिए ही तो वो अभी भी अपने 30s में सिंगल और फैबुलस है। उनके सेलिब्रेटरी लंच के बाद शूजिंग मिंग ने वो सब अजीब चमकते हुए फूल और एक्सोटिक पौधे निकाले जो उसने इकट्ठा किए थे और उन्हें बड़े नाटकीय अंदाज में जैंग सुई के सामने पेश किया। कमरे के अंदर जैंग सुई पूरी तरह से हैरान थी। वो अजीब चमकते हुए पौधों के ढेर को घूर रही थी जो फर्श पर एक छोटे पहाड़ की तरह जमा था। उसने हैरान होकर सांस ली। क्या तुमने सच में घोस्ट केव डंजन को हर आखिरी अजीब फूल और कीमती जड़ी बूटी से खाली कर दिया? शूजिंग ने बहुत ही आराम वाले अंदाज में जवाब दिया। अरे उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। ज्यादा लेसर एबिलिटी यूजर्स घोस्ट केव के बीच वाले हाईएस्ट डिफिकल्टी रीजन में घुस नहीं पाते। अगर मैं थोड़ी देर और रुका रहता तो और भी ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकता था। उसने कहा, सिस्टर जैंग, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। मुझे जिनचोंग यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए एस रैंक कल्टीवेशन रिसोर्सेज को ऑफिशियली लेने के लिए रिसोर्स रूम की तरफ दौड़ना है। शूजिंग मिंग खड़ा हुआ, उन दो हैरान लड़कियों को जल्दी से बाय बोला और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। जल्दी ही शूजिंग मिंग यूनिवर्सिटी के उस विशाल, बहुत सिक्योर रिसोर्स रूम में दाखिल हुआ। फिर उसे पूरे आदर के साथ, जैसे वो कोई रॉयल्टी हो, सेकंड फ्लोर तक एस्कॉर्ट किया गया और रूम 204 की तरफ भेजा गया। अंदर आते ही शूजिंग ने तुरंत रिसोर्स रूम के एआई गार्डियन को एक कमांड दी। उसने सिस्टम से पूछा, ईवा, मैं अपनी लेवल 7 ब्रेक थ्रू पिल के बदले में कौन से कीमती एस रैंक रिसोर्सेज एक्सचेंज कर सकता हूँ? ईवा की चिकनी रोबोटिक बॉडी में एक हल्का सा ना दिखने वाला कंपन हुआ और फिर ऑप्शंस की एक लंबी लिस्ट बड़े स्क्रीन पर दिखने लगी। एस रैंक रिसोर्सेज की घनी लिस्ट देखकर, जिसमें सैकड़ों चीजें थी, एमसी को उस पोटेंशियल दौलत यानी वेल्थ की वजह से हल्का सा चक्कर आने लगा। इतने सारे बेहद कीमती एस रैंक रिसोर्सेज होने के साथ उसको हर एक चीज को एनालाइज और चेक करने में कितना वक्त लगेगा? तो उसने पैरामीटर्स को कम करने का फैसला किया। पूछा, ईवा, एस रैंक ट्रेनिंग रिसोर्सेज के इस अजीब पहाड़ में से कौन सा खास रिसोर्स मेरी लाइटनिंग रिलेटेड एबिलिटीज पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर है? तुरंत ही शूजिंग के चेहरे के सामने एक सिंगुलर वर्चुअल डिस्प्ले दिखा, थंडर सीक्रेट रेल्म एक्सेस कार्ड एस रैंक। इस स्पेशलाइज्ड कार्ड के साथ आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड थंडर सीक्रेट रेल्म में दाखिल होने की अनुमति मिलती है, जो हेडोंग सिटी, जंगनन प्रोविंस में गहरे कल्टीवेशन के लिए स्थित है। थंडर सीक्रेट रेल्म 87 साल पहले कुदरती तौर पर बना था और ताकतवर थंडर मार्शल आर्ट्स अकेडमी द्वारा कब्जा किए जाने के बाद इसे सख्त बंद मैनेजमेंट के अंडर रखकर सिर्फ अकेडमी के एलीट जीनियसेस को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाहरी एबिलिटी यूजर्स को इस ओपी ट्रेनिंग फैसिलिटी में घुसने की कोशिश करने के लिए भी स्पेशलाइज्ड रेयर ऑथराइजेशन की जरूरत होती है। ये एस रैंक थंडर रेल्म एक्सेस कार्ड खास तौर पर आपको थंडर सीक्रेट रेल्म के अंदर 1 महीने की इंटेंसिव कल्टीवेशन का वक्त देती है। शूजिंग ने बस जवाब दिया, मैं समझ गया, और सोच विचार करते हुए सिर हिलाया। ईवा, क्या थंडर सीक्रेट रेल्म डंजन में अभी भी असली जिंदा मॉन्स्टर्स रहते हैं? ईवा ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, और उनमें से ज्यादातर के पास पावरफुल लाइटनिंग बेस्ड एबिलिटीज हैं जो उन्हें आइडियल टारगेट्स बनाती हैं। शूजिंग मिंग हल्के से सिर हिलाते हुए फुसफुसाया, परफेक्ट। उसको ये परफेक्ट प्लान समझ आ गया था। तो थंडर सीक्रेट रेल्म उसके लिए सबसे बेहतर, सबसे फायदेमंद जगह होगी जहां वो अपनी आने वाली विंटर ब्रेक बिता सकेगा, जो आराम से 1 महीने से ज्यादा लंबी थी। एक और कीमती सेकंड बर्बाद किए बिना शूजिंग ने तुरंत मौजूद स्टाफ को बुलाया और ऑफिशियली अपनी लेवल 7 ब्रेक थ्रू पिल के बदले में वो बहुत ही खास थंडर सीक्रेट रेल्म एक्सेस कार्ड एक्सचेंज कर लिया। भाई, एलीट मार्शल आर्ट्स एकेडमी का साफ नीला आसमान फैला हुआ था, जिसके नीचे टेस्ट स्टूडेंट्स की लगातार ट्रेनिंग छिपी हुई थी। दिन की शुरुआत में ही पावरफुल मीडिया क्लब से शूजिंग को एक इंपॉर्टेंट सूचना मिली कि उसी दोपहर उनकी एक एक्सचेंज गैदरिंग होगी। शूजिंग मिंग कैंपस में ऐसे ही घूम रहा था कि तभी उसके कम्युनिकेटर पर वाइब्रेशन हुई और उसने वो क्लब कॉल उठा लिया। जैसे ही उसने कनेक्शन एक्सेप्ट किया, उसको याद आया कि उसने लू मिंग की तेज सलाह मानकर एलीट थंडर मीडिया क्लब ज्वाइन किया था और तुरंत वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ले ली थी। यार, उसने इतनी जल्दी काम शुरू होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन एमसी जिंग ने आराम से वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसकी शक्ल पर एक कॉन्फिडेंट शिकारी जैसी मुस्कान आ गई और उसने चुपके से सोचा कि ये आने वाला एक्सचेंज इवेंट पक्का बहुत मजेदार होने वाला है। उसको एहसास हुआ कि ये ओपी एबिलिटी यूजर्स जिनके पास अलग अलग एलिमेंटल पावर्स हैं, उनके लिए हाई लेवल इनसाइट शेयर करने का एक बेहतरीन मौका है। कसम से, ये गैदरिंग एमसी के तेजी से बढ़ते हुए सच्चे सुपरनैचुरल डोमिनेशन के रास्ते पर एक जरूरी सीढ़ी थी। क्लब एक्टिविटीज के लिए सीधा जाने से पहले शूजिंग पिंग ने अपने माने हुए गुरु डीन योंग जेंशन से मिलने का फैसला किया। जिस पल दाढ़ी वाले डीन ने अपने टैलेंटेड चेले को देखा, वो अपनी पूरी हैरानी रोक नहीं पाया और तुरंत चिल्लाया,
जिंगमिंग, तुम्हारा मतलब है कि तुम तीसरे टियर तक पहुंच चुके हो। जिंगमिंग ने बस एक आराम से सिर हिलाकर डीन के शक को कंफर्म किया और समझाया कि उसने ये ब्रेक थ्रू अभी हाल ही में किए गए इंटेंस फील्ड ट्रेनिंग मिशन के दौरान हासिल किया। उसके चेहरे पर वो हल्की मुस्कान और उसकी जबरदस्त पावर से उसमें से एक पूरा विश्वास का ऑरा निकल रहा था, जिसके सामने तुरंत इज्जत देनी पड़ती थी। योंग जेनशिन ने उत्तेजित होकर अपने स्टूडेंट के कंधे पर थपकी मारी। उसकी आवाज प्रोग्रेस की रफ्तार पर पूरी तरह हैरानी से भरी हुई थी। वो दंग रह गया कि जिंगमिंग ने कितनी जल्दी लेवल अप कर लिया था। अभी तो एक पूरा सेमेस्टर भी नहीं हुआ था। डीन ने अंदाजा लगाया कि इस पागल रफ्तार से जिंगमिंग एकेडमी से निकलते निकलते 7th ईयर ग्रैंड मास्टर रैंक पर पहुंच सकता है। इस ब्रेक थ्रू की पास से जांच करने के लिए बेबल होकर डीन ने जल्दी से और उत्साह से जिंगमिंग को एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग रूम में अंदर भेज दिया। योंग जेनशिन बहुत ज्यादा चाहते थे कि वो अपनी आंखों से वो हैरत अंगेज फिजिकल चेंजेस देखें जो लेजेंडरी डिवाइन ब्लड एब्जॉर्ब करने के बाद उसके स्टूडेंट में आए थे। जिस पल वो ट्रेनिंग फ्लोर पर कदम रखे, शूजिंग ने तुरंत अपनी पावरफुल एबिलिटी छोड़ दी। उसके शरीर से चकाचौंध करने वाली पर्पल गोल्ड लाइटनिंग फटी, जिससे इतना दमदार और हावी दबाव बना कि लग रहा था ट्रेनिंग फैसिलिटी की हवा तुरंत जम गई हो। योंग जेनशिन की तेज निगाह उन चमकदार रॉ लाइटनिंग पावर पर जम गई। कुछ बहुत ही यूनिक महसूस करते हुए डीन का उलझा हुआ एक्सप्रेशन और गहरा हो गया। उसने सवाल किया कि रंग गलत क्यों है। उसने कहा कि स्टैंडर्ड वॉयलेट हेवेंस डिवाइन लाइटनिंग को आमतौर पर ब्लूइश पर्पल होना चाहिए। जिंगमिंग ने शांत तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया, बताया कि उसकी एबिलिटी का एक एपिक एवोल्यूशन हो गया है और वो अब रिडिकुलसली पावरफुल सल्फर मोनोसल्फाइड रैंक तक पहुंच गई है, जिसका नया कोड नेम हेवन ओवरथ्रोइंग डिवाइन थंडर है। ये घोषणा उस मान्य हुए बूढ़े डीन के कानों को प्योर थंडर के एक बड़े झटके की तरह लगी। एस रैंक से सीधे मिस्टिकल सल्फर मोनोसल्फाइड रैंक तक एबिलिटी एवोल्यूशन। अरे भाई, ये तो कमाल है। योंग जेनशिन ने सिर्फ उस रैंक को बड़बड़ाया। उसके दिमाग में अनबिलीवेबल पावर स्केल को लेकर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी डीन को सच में समझ आया कि वाइस प्रिंसिपल लैंग ने उससे क्यों वादा किया था कि जिंगमिंग एक धरती हिला देने वाला सरप्राइज देगा। ये सिर्फ छोटा मोटा सरप्राइज नहीं था, ये तो पूरी पावर हायरार्की के लिए सिस्टम ब्रेकिंग, सब कुछ बदल देने वाला झटका था। एक क्षण भर की हैरान शांति भरी खामोशी के बाद योंग जेनशिन का टोन बदल गया और उसने जिंगमिंग को गंभीरता से चेतावनी दी। उसने जोर दिया कि सल्फर मोनोसल्फाइड रैंक एबिलिटीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और इसके लिए ट्रेनिंग में और भी ज्यादा पागल लगन की जरूरत है। जिंग ने मानते हुए फायदे से सिर हिलाया और फिर बात को मोड़ते हुए लेजेंडरी थंडर सीक्रेट रेल में अपनी आने वाली यात्रा के लिए जरूरी तैयारियों के बारे में पूछा। योंग जेनशिन तुरंत सहमत हुए कि ये सीक्रेट रेल जिंगमिंग जैसे लाइटनिंग टाइप एबिलिटीज में विशेषज्ञता रखने वालों के लिए एकदम सही टेलर में ट्रेनिंग ग्राउंड है। लेकिन इसके खास बातों में जाने से पहले उसने अनुरोध किया कि जिंगपिंग अपनी यूनिक थंडर एक्सट्रीम स्टेट एक्टिवेट करे ताकि डीन उसकी करंट फिजिकल ताकत की सही तरह से जांच कर सके। शू जिंगमिंग ने एक विश्वास भरी मुस्कान दिखाई। उसकी आंखों में गोल्डन लाइट की एक तेज चिंगारी जल उठी। वो अपने टीचर की रिगरस जांच के लिए अपनी नॉनस्टॉप ट्रेनिंग के इनक्रेडिबल नतीजे पूरी तरह दिखाने के लिए तैयार था। एमसी के अंदर से दबाव की एक बहुत बड़ी लहर बाहर निकलने लगी। पलक झपकते ही जिंग ने पावरफुल थंडर एक्सट्रीम स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन में प्रवेश किया। उसके बाल तेज होकर खड़े हो गए और उसका पूरा शरीर चमकती हुई गोल्डन लाइटनिंग से घिर गया। वो बहुत ही शानदार और हावी लग रहा था, जैसे कोई थंडर गॉड सीधे मानव लोक पर उतर आया हो। उसने जो जबरदस्त एक्सप्लोसिव ऑरा रिलीज किया वो इतना गहरा था कि योंग जेनशिन जैसे वेटरन मास्टर ने भी उसको तेज नए इज्जत से देखा। योंग जेनशिन ने तेजी से और सहमत होते हुए सिर हिलाया। जिंगमिंग की उसकी कामयाबी के लिए बहुत तारीफ की। उसने कहा कि जिंग की लगभग टूटी ना जा सकने वाली फिजिकल नींव अब 8 टियर की अपर श्रेणी तक पहुंच गई थी। डीन ने यह भी नोटिस किया कि उसके शरीर में हल्का सा एक डरावने बीस्ट एम्परर जैसा शानदार ब्लड लाइन ऑरा था। जिंग को खुद भी इस हासिल की गई अद्भुत पावर पर हैरानी की एक छुपी हुई लहर महसूस हुई। अब उसको आखिर में वो वजह मिल गई थी कि वो क्यों इतना केपेबल था। यार, सिर्फ अपनी फिजिकल ताकत पर भरोसा करके वो बिना अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज किए किरण जैसे एस रैंक पावर हाउस के खिलाफ बराबरी की लड़ाई लड़ पाया था। रॉ फिजिकल ताकत का ये लेवल सच में उस सबसे ज्यादा था जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। डीन ने एमसी को तुरंत 10 मिनट का आराम लेने का निर्देश दिया। योंग जेनशिन ने अपना इरादा बताया कि वो एक स्पारिंग विरोधी को बुलाने वाले हैं ताकि जिंग एक असली इंटेंस कॉम्बैट सिमुलेशन में हिस्सा ले सके। डीन ने जोर दिया कि सिर्फ असली हाई स्टेक्स लड़ाई के जरिए ही जिंगमिंग की करंट फिजिकल कंडीशन को सही ढंग से मापा और असेस किया जा सकता है। अपने चेले को आराम के लिए जाते हुए देखते ही योंग जेनशिन इंतजाम के बारे में गहरी सोच में डूब गए। उसको गंभीरता से एहसास हुआ कि उसके दूसरे स्टूडेंट्स, जिसमें टैलेंटेड टोंग यू या शुई भी शामिल थे, वो अब तेजी से आगे बढ़ते जिंगमिंग के लिए सही विरोधी के तौर पर काम करने के काबिल नहीं रहे। ये ओपी जूनियर डिसाइपल अपने सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स की पोटेंशियल से बहुत आगे निकल गया था। बस 10 मिनट बाद ओल्ड फू, डीन का हमेशा मौजूद रहने वाला और भरोसेमंद स्टुअर्ड, अंदर एक बड़े इंसान को लाते हुए वापस आया। वो आ गया। ओल्ड फू ने छोटा सा ऐलान किया। उस पावरफुल इंसान के भारी, सोच समझकर उठते कदमों की आवाज सॉलिड पत्थर के फ्लोर पर जोर से गूंज रही थी। नया आने वाला जियांग दान था, एक जबरदस्त 4th ईयर का स्टूडेंट जिसका शरीर बहुत बड़ा और बल्कि था और उसकी मसल्स साफ उभरी हुई थी। वो साफ तौर पर बेचैन लग रहा था और अंदर से डर रहा था। चुपके से सोच रहा था कि उसने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी होगी कि इस अजीब वक्त पर योंग जेनशिन ने उसको बुलाया। डीन से निकलने वाला तेज दबाव सहना आसान नहीं था।
योंग शेनशिन दिल खोलकर हंसा और जियांग दान से कहा कि पूरा आराम करे और इतना घबराया हुआ ना हो। उसने साफ समझाया कि वो सिर्फ चाहते हैं कि ये सीनियर उनके चेले शूजिंग के साथ एक रिगरस रियन कॉम्बैट स्पार करे जिसमें सिर्फ प्योर फिजिकल ताकत का इस्तेमाल हो। शर्तें सुनकर जियांग दान ने अपने आप उलझन में अपना सिर खुजाया। देखो, उसने थोड़ा हिचकते हुए जिंगमिंग को देखा और फिर डीन से डरते हुए पूछा कि क्या ये थोड़ा गलत नहीं होगा कि वो एक इतना जबरदस्त चौथे साल का सीनियर एक मामूली फ्रेशमैन से हाथापाई की लड़ाई करे। लेकिन योंग शेनशिन ने उसको सिर्फ एक ही ऑर्डर दिया, अपनी पूरी पावर लगाओ। वो साफ सीधे शब्दों ने जियांग दान को तुरंत आराम दे दिया। उसने खुशी से अपनी उंगलियां चटकाईं और एकदम कॉन्फिडेंट शिकारी वाली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। वो बैटल का इंतजार कर रहा था। उसके लिए ये मौका था ये प्रूव करने का कि एक चौथे साल के तजर्बेदार सीनियर का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस और हाई रैंक किसी भी टैलेंटेड लेकिन नए फ्रेशमैन से आसानी से हल्का नहीं पड़ सकता। थोड़ी दूर से ये सब देखते हुए योंग शेनशिन ने ओल्ड फू की तरफ देखा और आराम से पूछा कि इस अनोखी लड़ाई में कौन जीतेगा। देखो, ओल्ड फू ने, जो एक एक्सपर्ट थे, पहले कैलकुलेट किया कि भले ही जिन का शरीर बहुत जबरदस्त था और उसके स्टैट्स पीक थर्ड टियर के थे, सीनियर जियांग दान को ही जीतना चाहिए था रॉ पावर लेवल्स के हिसाब से। लेकिन डीन की आंखों में जोरदार उत्साह दिखा क्योंकि उनको पता था कि जब वो रहस्यमयी सल्फर मोनोसल्फाइड रैंकिंग शामिल होती है तो पूरा कन्वेंशनल पावर स्केलिंग सिस्टम ही बेकार हो जाता है। प्रिंसिपल योंग शेनशिन बिल्कुल लेजर फोकस्ड रहे, पूरी ध्यान से इस डुएल को देख रहे थे। यार, दिल ही दिल में उनको एहसास हुआ कि जियांग दान भले ही एक अच्छा A- रैंक एनहांसमेंट एबिलिटी यूजर था और हमारे एमसी से 2 पूरे छोटे रियल ऊपर था, लेकिन जिंग को जो छुपे हुए मौके मिले थे उसकी वजह से वो एक अलग ही किस्म का फाइटर बन गया था। सच में SS रैंक पोटेंशियल की ये गैर मामूली बात को किसी भी आम समझ से नापना नामुमकिन है। एक सेकंड भी बर्बाद न करते हुए जियांग दान एक जानवर की तरह गरजा और अपनी A रैंक बीस्ट टाइप एबिलिटी को एक्टिवेट किया। देखो, ये था डर से भरा अज्यूर आई डायर वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। उसका शरीर तुरंत फूल गया, एक हैरत अंगेज और जबरदस्त पावर अप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए। मोटे खुरदुरे ग्रे बाल तेजी से उसके पूरे बदन पर छा गए, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाते हुए। उसकी मसल्स बहुत ज्यादा लेवल तक फूल गईं और उसकी आंखों में एक जंगली हिंसा भरी ग्रीन लाइट चमकने लगी। उसके उस खौफनाक आधा इंसान आधा जानवर हाइब्रिड फॉर्म से तुरंत एक भारी दबाव वाली प्रेशर निकलने लगी। हमारे उस घमंडी दुश्मन ने एमसी को शांति से खड़े देखा और सच में सोचा कि वो अपनी पीक थर्ड टियर पावर को थोड़ा रोक ले। उसको लगा कि उसका वो S रैंक एबिलिटी एम्प्लीफिकेशन बहुत ज्यादा होगा। उसको सच में दिक्कत हुई कि अगर वो ध्यान से नहीं लड़ता तो शायद वो इस कमजोर जूनियर रैंकर को ज्यादा डैमेज दे सकता है। ये थी उसकी सबसे बड़ी गलती। उसका अंधा घमंड उसकी तरफ आने वाली तबाही को छिपा रहा था। छोटे भाई, ध्यान रखना, दर्द होने वाला है, जियांग दान चिल्लाया और एक जबरदस्त घूसा मारा जिसने हवा को चीर दिया और वो सीधा जिंगमिंग की तरफ बढ़ा। जिस पल वो स्ट्राइक लगी, ट्रेनिंग रूम में एक बहुत बड़ा तेज धमाका हुआ। तुरंत धूल का एक बड़ा बादल ऊपर उठा और उसमें सीनियर और एमसी दोनों छिप गए। लेकिन जब धूल हटती तो जिंग वहीं खड़ा था जहां से उसने शुरू किया था और उस पर कोई असर नहीं हुआ था। जियांग डैन की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो पूरे शॉक में था। सीनियर रैंकर को ऐसा लगा जैसे उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी ना हिलने वाली मजबूत मिथ्रिल स्टील की चादर से टक्कर मार दी हो। उस सीनियर का पूरा कॉन्फिडेंस तुरंत डस्ट हो गया जब उसको एहसास हुआ कि उसके एमसी ने उसके सीधे हिट से एक भी डैमेज पॉइंट नहीं लिया था। एमसी को हर्ट करने के बजाय जियांग डैन खुद जोर से लड़खड़ाकर पीछे गिर गया। उसके पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये नामुमकिन चीज उसके सामने कैसे हो गई। अरे भाई, वो पीक थर्ड टियर एक्सपर्ट था जिसने जोरदार A रैंक एनहांसमेंट एक्टिवेट किया था। सिस्टम के सारे रूल्स के हिसाब से उसको तो इस जूनियर को एक ही बार में खत्म कर देना चाहिए था। तो फिर दुनिया में वही क्यों इतना जोरदार रिकॉइल झेल रहा था और उसको डिफेंसिव होना पड़ रहा था। शू जिंगमिंग ने बस मुस्कुरा दिया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे ये पूरी लड़ाई बस शाम की आम सैर हो। और उसी वक्त जियांग डैन के माथे पर घबराहट के बड़े बड़े पसीने के बूंद आने लगे थे। उसको जोर से एहसास हुआ उसने इस एमसी को बहुत कम समझा था और ये छोटा भाई तो एक छिपा हुआ मॉन्स्टर था। अभी हार ना मानते हुए जियांग डैन ने अपना सिर पीछे किया और एक लंबी बेचैन सी चीख मारी और फिर तुरंत बेखबरी में जोरदार अटैक्स की सीरीज के साथ वापस उस पर चार्ज किया। तेज धार वाले पंजे जोर से हवा को काट रहे थे, जगह में बुरे आर्क्स बना रहे थे, क्योंकि वो बेचैनी में एक चौथे साल के सीनियर की बिगड़ी हुई इज्जत वापस पाना चाहता था। अरे भाई, अटैक्स की इस बारिश का सामना करते हुए भी शू जिंग ने वो गुस्से वाली कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बरकरार रखी। उसकी आंखें बिल्कुल शांत और फोकस थीं। वो ध्यान से अपने घबराए हुए दुश्मन के हिलने के पैटर्न्स में हर छोटी खिड़की को ट्रैक कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जियांग डैन की हर मूव को सिस्टम ने पहले ही बता दिया था। जिंग आसानी से एक तरफ हो गया और वो डायर वुल्फ का जोरदार पाउंस बस जरा सा चूक गया। एमसी का रिएक्शन टाइम इतना तेज था कि जियांग डैन के वो पावरफुल एनहांसमेंट अटैक्स बिल्कुल बेकार हो गए। वो सिर्फ खाली हवा में लग रहे थे। फिर क्या था, बिजली की तरह तेज स्ट्राइक्स का एक चक्कर देने वाला क्योटिक एक्सचेंज शुरू हुआ। घूंसे तेज तेज पंजों से टकरा रहे थे, बड़े स्पार्क्स उड़ रहे थे और तेज कर्कश आवाजें पूरे ट्रेनिंग चेंबर में जोर से गूंज रही थीं। यार, ये सिर्फ स्पारिंग नहीं थी, ये रिएक्शन स्पीड का एक जानलेवा गेम था जहां 1 मिलीसेकंड की भी देरी से बहुत बुरा दर्द भरा अंजाम मिलना पक्का था।
योंग शनशिन देखना जारी रखा। स्पीड बैटल से मिल रहे मुश्किल डेटा को अच्छी तरह एनालाइज कर रहे थे। उन्होंने जल्दी से कैलकुलेट किया कि जिंग के अंदर खून घूमने की स्पीड जैंग डैन से हैरानीजनक तरीके से 1.3 गुना ज्यादा थी। एक फ्रेशमैन स्टूडेंट के लिए ये तो सुनी नहीं गई बात थी। उन्होंने सही डिड्यूस किया कि ये ओपी स्टेटस जरूर उस रहस्यमयी बीस्ट एम्परर्स एसेंस के इफेक्ट्स की वजह से था, जो एमसी की फिजिकल हालत को लगभग एक सर्टिफाइड पीक थर्ड टियर एक्सपर्ट के लेवल तक पहुंचा रहा था, भले ही उसने अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट नहीं की थी। ये सोचते हुए कि शुरुआती पिटाई वार्म अप काफी हो गई है, योंग शेनशिन आखिर में बोले और जिंग मिंग को उसका मशहूर थंडर एक्सट्रीम स्टेट एक्टिवेट करने की परमिशन दे दी। जिस पल जैंग डैन ने यह सुना, वो पूरे डर और घबराहट में चिल्लाया, थंडर एक्सट्रीम स्टेट? प्रिंसिपल, आप सच में उसको वो एक्टिवेट करने दे रहे हैं क्या? उस सीनियर को अपनी डरी हुई आत्मा में पता था कि अगर एमसी ने अपना असली ओपी मोड चालू कर दिया तो उसके पास जीत तो छोड़ो, बचने का भी 0 चांस होगा। जैसे ही बड़े लाइटनिंग आर्क्स जिंग की शरीर के चारों तरफ घूमने लगे, जैंग डैन को तुरंत एक जोरदार दबाव डालने वाली प्रेशर महसूस हुई, जिसने उसको पूरी तरह से काबू कर लिया। वो तो पहले ही आर्म एक्सचेंज में डोमिनेट हो रहा था। अगर जिंग ने और पावर अप करने की हिम्मत की तो इस डुअल का नतीजा हार से बढ़कर सीधे पूरी तबाही में बदल जाएगा। वो एक वक्त का कॉन्फिडेंट चौथे साल का सीनियर जोर से बेचैनी वाले ठंडे पसीने में डूब गया। उसकी आवाज साफ कांप रही थी जब उसने धीरे से मिन्नत की, जिंग मिंग प्लीज, जब तुम ये करो तो थोड़ा आराम से करोगे क्या? एज योर आई डायर वुल्फ का वो शानदार ऑरा पूरी तरह से खत्म हो गया था और उसकी जगह एमसी से निकलने वाली मॉन्स्ट्रस पावर के सामने सिर्फ असली पतली डर थी। जिंग ने बस उसको एक भरोसे वाली मुस्कुराहट दी और जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एमसी की आंखों में चमकती वो खौफनाक तेज लाइटनिंग ये साफ बता रही थी कि वो इस स्पारिंग सेशन में पूरी स्पीड से जाने की सोच रहा था। कसम से वो मशहूर हेवन पियर्सिंग डिवाइन थंडर एबिलिटी का मैक्सिमम पीक स्टेट तेजी से फैलना शुरू हुआ और रूम शैटरिंग प्रेशर छोड़ने लगा। और हैरानी की बात नहीं, बस कुछ ही छोटे मिनट्स बाद बैटल पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। जैंग डैन तुरंत अपनी पावर अप स्टेट से वापस अपनी असली इंसानी शक्ल में आ गया। वो अरीना फ्लोर पर बिल्कुल जमीन से लग गया, उसकी जुबान कुत्ते की तरह बाहर लटक रही थी और वो बेचैनी से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। यार, उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। वो पूरा थक चुका था और बिल्कुल शर्मिंदा था क्योंकि जिंगमिंग ने पूरे डुएल में उसको अच्छे से टॉर्चर किया था। अरे भाई, हमारे शानदार एमसी जिंगमिंग ने बड़े प्यार से जियांग डान को एक हाई ग्रेड रिकवरी पोशन दी और वार्म अप स्पारिंग के लिए सच्चे दिल से धन्यवाद बोला। देखो, जियांग डान ने वो पोशन एक ही घूंट में चुक कर ली। फिर वो गुस्से में बोला, शुक्रिया, लेकिन लानत है, अगर किसी ने रैंकर फोरम्स पर दोबारा ये बोला कि तुम्हारी रेपुटेशन बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है तो कसम से मैं उसको खुद बद्दुआ देकर मार डालूंगा। उसके चेहरे पर अब पूरी तरह से एडमिरेशन और पक्का विश्वास साफ दिख रहा था। उस फैसले वाली लड़ाई के बाद योंग शेनसिन अपने स्टडी में चले गए, डेटा को ध्यान से एनालाइज करने और एमसी के परफॉर्मेंस के बेस पर कॉम्बैट टेक्निक्स को बेहतर बनाने के लिए। जिंग तो हॉल में ही रहा और तुरंत ओल्फू से पूछा कि उनकी मास्टर अपना ब्रेक थ्रू कब खत्म करेंगी। ओल्फू ने माना कि उनको ठीक से पता नहीं था। उन्होंने बताया कि ब्रेक थ्रू इंस्पिरेशन कुछ ही घंटों में या शायद कई दिनों तक भी चल सकती है। और उसी वक्त शू जिंग का हमेशा बिजी रहने वाला सिस्टम इनेबल्ड स्मार्टफोन बजने लगा। यार, एक अचानक तेज रिंगटोन ने ओल्फू के साथ उसकी शांत बातचीत पूरी बर्बाद कर दी। हमारा एमसी जिंगमिंग ने गुस्से से फ्राउन किया, सोच रहा था कि कौन इडियट उसको प्राइम ट्रेनिंग टाइम पर कॉल कर रहा है। तो कॉलर और कोई नहीं बल्कि खुद वाइस प्रिंसिपल लैंग श्वांग थी। उन्होंने एक बड़ी खबर दी कि प्रेस्टिजियस जिंग यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स आ चुके हैं और वो अपने साथ एक बहुत बड़ा खजाना लाए हैं, ओरिजिनल एस रैंक्ड टॉप टियर कॉम्बैट टेक्निक, लेजेंडरी थंडर गॉडफिंगर मैन्यूस्क्रिप्ट। उन्होंने जिंगमिंग को सीधा ऑर्डर दिया कि वो तुरंत स्किल लाइब्रेरी की तरफ दौड़े ताकि इस अनबिलीवेबली प्राइसलेस पावर अप को क्लेम कर सके। वाइस प्रिंसिपल लैंग फोन पर लगभग खुश हो रही थी और उस जीनियस से पूछ रही थी कि क्या वो किसी जरूरी काम में बिजी है। जब उन्होंने जिंगमिंग की आवाज में थोड़ी हेजिटेशन सुनी तो उन्होंने एक पावर मूव चलाने का फैसला किया और हर सेकंड बचाने के लिए उसे खुद ही पिकअप करने आ गई। कसम से, इतने हाई लेवल रैंकर से टेलीपोर्ट करवाना ये तो सिर्फ एक ओपीएमसी को ही मिलने वाली वीआईपी ट्रीटमेंट होती है। इस पागलपन भरे प्रिविलेज को जिंगमिंग प्रोसेस कर भी नहीं पाया था कि उसके सामने एक चमकदार तेज स्पेशल वॉर्टेक्स खुल गया। वाइस प्रिंसिपल लैंग श्वांग उस स्वर्लिंग वॉइड से शान से बाहर निकली, एकदम चमकते लाल कपड़ों में, बिल्कुल जोरदार लग रही थी। देखो, हाई टियर स्पेस एट्रीब्यूट ग्रैंड मास्टर पावर का ये अचानक दिखाया गया रूप देखकर जिंगमिंग का ब्रेन एक पल के लिए शॉर्ट सर्किट हो गया। वाइस प्रिंसिपल ने हल्की समझदार मुस्कुराहट दी और हल्के से उस टैलेंटेड स्टूडेंट के कंधे पर हाथ रखा। रहस्यमयी लेकिन हैरत अंगेज तरीके से स्टेबल स्पेशल एनर्जी की स्ट्रीम्स तुरंत उन दोनों के चारों तरफ लपेटने लगी। ये साफ सिग्नल था कि एक हाइपर स्पीड टेलीपोर्टेशन जर्नी शुरू होने वाली है। चुंग डैन और ओल्ड फू की हैरान आंखों के सामने वो दोनों फिगर्स तुरंत लाइट स्पाइरल्स में घुल गए और वॉइड में गायब हो गए। उस तेज स्पेशल टेलीपोर्टेशन ने उन्हें 1 सेकंड से भी कम वक्त में ट्रेनिंग हॉल से निकाल लिया और सीधा जिंग यूनिवर्सिटी के खास गेस्ट के साथ जरूरी मीटिंग की तरफ भेज दिया। एक बहुत ही शानदार हाई क्लास रूम के अंदर एक कंट्रोल्ड स्पेशल वॉर्टेक्स चमकता हुआ खुला। शू जिंगमिंग और वाइस प्रिंसिपल लैंग उस टेलीपोर्टेशन फ्लैश से आराम से बाहर निकले। सोफा पर शांति से बैठे थे, आरामदायक विश्वास की ऑरा छोड़ते हुए, चेन लिन नाम के एक शांत आधे उम्र के आदमी।
उन दोनों का अचानक से एक ड्रामेटिक स्पेशल जंप से आना इस आदमी को पलक झपकाने पर भी मजबूर नहीं कर पाया। वो साफ तौर पर एक पुराना हाई टियर रैंकर था। वाइस प्रिंसिपल लैंग श्वांग ने तुरंत जिंग मिंग को उस सम्मानित विजिटर से इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। उसे मॉडू यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा एस रैंक्ड जीनियस बताकर उसकी खूब तारीफ कर रही थी। उन्होंने खास तौर पर जोर दिया कि वो इस इंस्टीट्यूशन का अभी का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है। उनकी आंखें तेज गर्व से चमक रही थीं। शू जिंग मिंग, जो हमेशा पोलाइट एमसी रहता है, उसने आदर से झुककर उस ग्रैंड मास्टर का अभिवादन किया। नमस्ते टीचर चेन। चेन लिन ने एक हल्की मुस्कान और सहमत भरी अप्रिशिएटिव नॉट के साथ उस जेस्चर का जवाब दिया। जिंग मिंग के अंदर की शांति और नर्म डिमीनर ने तुरंत उस वेटरन मास्टर पर एक शानदार फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ दिया। लेकिन वाइस प्रिंसिपल लैंग श्वांग ने फिर पूरी डिटेल्स बताई। चेन लिन जिंग यूनिवर्सिटी से एक बेहद पावरफुल 7th टियर लोअर स्टेज ग्रैंड मास्टर थे। सबसे जरूरी बात यह थी कि वो सुप्रीम थंडर गॉड फिंगर टेक्निक को इस्तेमाल करने में एक सच्चे मास्टर थे। वो अगले 2 वीक्स तक यहीं रुकेंगे ताकि जिंग मिंग को खुद मेंटर कर सके और इस पावरफुल कॉम्बैट आर्ट के साथ अपना अनमोल एक्सपीरियंस दे सके। जिंग मिंग तो अंदर से हैरान था जिंग यूनिवर्सिटी की इस जेनरोसिटी पर, जिन्होंने ओरिजिनल अनमोल मैनुअल और इस कैलिबर का एक मास्टर पूरे देश के उस पार से भेज दिया। उसने चेन लिन की तरफ हाथ जोड़े और बोला कि अगले 2 वीक्स तक वो मास्टर को बार बार परेशान करने का इरादा रखता है ताकि अपनी पावर को पूरा मैक्स आउट कर सके। चेन लिन ने बस एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ फॉर्मेलिटी को हटा दिया और जोर दिया कि जिंग मिंग को इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आराम से बताया कि वो और प्रिंसिपल योंग शेंशन पुराने दोस्त हैं, जिससे इस हुकअप यानी अरेंजमेंट के बारे में बहुत कुछ समझ आता है। उन्होंने जिंग मिंग को इंस्ट्रक्ट किया कि जब भी उसको अपनी एबिलिटीज के बारे में कोई सवाल हो तो वो सीधा प्रिंसिपल यांग के रेजिडेंस पर उन्हें मिलने आ सकता है। वक्त चलता रहा और दोपहर के बाद का सूरज डूबने लगा। पूरे शहर को एक शानदार सुनहरी चमक में रंग रहा था। मीटियोर क्लब के हेडक्वार्टर्स पर एटमॉस्फेयर में उत्सुकता भरी हुई थी क्योंकि एक बहुत जरूरी मीटिंग शुरू होने वाली थी। शू जिंगमिंग ने जल्दबाजी में बड़े कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे धक्कर खोले। उसके चेहरे पर अभी भी थकान की हल्की सी झलक दिख रही थी। अपने सिर को खुजलाते हुए और माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए उसने समझाया कि वो लेट हो गया क्योंकि दिन अनजान हाई लेवल मामलों जैसे नया एसटीआर स्किल मिलना से पूरा भरा हुआ था। जिस सेकंड उसने रूम में एंट्री की, वहां मौजूद हर किसी ने जिंगमिंग का बहुत जोशीले तरीके से वेलकम किया। वाइस प्रेसिडेंट की एक गूंजती हुई आवाज पूरी तरह से एक साथ गूंजी, जिस वजह से वो एक पल के लिए हैरान होकर रुक गया। उसने तेजी से उस बड़े रूम को स्कैन किया। मन ही मन इस मशहूर क्लब के पावरफुल मेंबर्स की तादाद देखकर इंप्रेस्ड हुआ। वो लीडरशिप के लिए रिजर्व की गई खास सीट्स की तरफ बढ़ा, जहां एक और टैलेंटेड यंग मैन पहले से ही मीटिंग के एजेंडा पर बात करने का इंतजार कर रहा था। ये डू ल्योंगिंग था, जिसे मीटियोर क्लब के सबसे जरूरी कोर पिलर्स में से एक माना जाता था। डू ल्योंगिंग जिंगमिंग की इस पागलपन भरी प्रोग्रेस पर अपनी तेज जलन छुपा नहीं पाया। मजाक में सजेस्ट किया कि इस पेस से तो मीटियोर क्लब शायद जल्द ही जिंगमिंग को अगला क्लब प्रेसिडेंट बना देगा। जिंगमिंग बस मुस्कुरा दिया और उस मजाक को टाल दिया। वो आज की इमरजेंसी गैदरिंग का असली ऑब्जेक्टिव जानने पर पूरा फोकस कर रहा था। डू ल्योंगिंग का एक्सप्रेशन तुरंत गंभीर हो गया जब उसने बदनाम हेवेंस मैंडेट सेक्ट का जिक्र किया। उसने बताया कि इस मिशन में सेक्ट के बचे हुए बिखरे हुए फोर्सेस को बेरहमी से हंट डाउन करना है, क्योंकि उन्होंने 3 बड़े यूनिवर्सिटीज के फ्रेशमैन फोर्सेस पर बेहद घिनौना अटैक किया था। इसे एक ना माफ किए जाने वाली प्रोवोकेशन माना गया और डू ल्योंगिंग को जानना था कि क्या जिंगमिंग सच में इतने हाई स्टेक्स खतरनाक चैलेंज को लेने के लिए रेडी है। शू जिंगमिंग की आंखें तुरंत बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसकी जोरदार लड़ने की भावना पीक लेवल्स तक बढ़ गई। क्यों नहीं, मैं इसे जरूर लूंगा, उसने तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज अटल और फैसले वाली थी। उसने कसम खाई कि जिसने भी उसके दोस्तों और साथियों पर एक भी हाथ उठाया, उन्हें कभी शांति से जीने नहीं दिया जाएगा। क्रिमिनल हेवेंस मैंडेट सेक्ट के खिलाफ वो पक्का फैसले वाला सफाया अब शुरू होने वाला था। भाई, जैसे ही वो बदनाम हेवेंस मैंडेट सेक्ट का जिक्र हुआ, पूरे हॉल का माहौल एकदम से सीरियस और तनाव भरा हो गया। देखो, ग्रैंड मास्टर वू युआन जो ऊंचे पोडियम पर बड़े दबदबे से खड़े थे, उन्होंने फिर एक बड़ा आदेश ऑर्डर सुनाया। ग्रेट शॉ गवर्नमेंट से आया हुआ एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव खात्मे का हुक्म था, जो सीधा इस धर्म विरोधी ग्रुप को टारगेट कर रहा था। और उसी वक्त अकेडमी ने सिस्टम में एलिमिनेशन मिशंस का एक बहुत बड़ा बैच डाल दिया, जिससे हर स्टूडेंट को लगभग तैयार कर दिया गया कि वो इस हेरेटिकल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दे। वू युआन ने फिर हमारे मुख्य पात्र शू जिंगमिंग को देखा और उनको सीधा एक सहारा दिया। अगर एमसी इन खतरनाक मिशंस के लिए टीम बनाना चाहता है तो वो उनको बस बुला ले। ग्रैंड मास्टर को पता था कि अगर शू जिंगमिंग जैसा असली सर्टिफाइड जीनियस शामिल हो गया तो मिशन सक्सेस रेट एकदम से बढ़ जाएगा। ये तो बहुत तारीफ की बात थी, लेकिन जिंगमिंग ने बस अपनी वो खास स्माइल दिखाई और नम्रता से कहा, शुक्रिया, लेकिन नहीं चाहिए। यार, हमारा एमसी जो हमेशा विश्वासी सोलो प्लेयर रहता है, वो टीम के चक्कर में पड़ने के बजाय अपनी लोन वुल्फ लड़ने की स्टाइल पर ही रहना पसंद करता था। आत्मविश्वास का ये स्टार देखकर वहां देखने वाले स्टूडेंट्स में तुरंत प्रशंसा, एडमिरेशन और तेज उत्सुकता जाग गई। लेकिन उसकी शांत दिखावट से धोखा मत खाना। शू जिंगमिंग पूरी तरह समझता था कि फील्ड में कितने जानलेवा खतरे उसका इंतजार कर रहे हैं। उसको जरूर ही उस डर भरे एस रैंक सीक्रेट टेक्निक थंडर गॉड फिंगर पर पूरी महारत हासिल करनी थी, ताकि वो उसका अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड बनकर तैयार रहे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, उसका यूज एकदम निर्दोष होना चाहिए था। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, शू जिंगमिंग सीधे चेन लिन के शांत टी रूम की तरफ भाग गया। उसको एहसास था कि इस मास्टर से गाइडेंस लेना ही सबसे तेज रास्ता है।
चाय की हल्के महक से घिरा हुआ वो इस बेहतरीन अनुभवी सीनियर से बहुत जरूरी हाई लेवल निर्देश ढूंढ रहा था। शू जिंगमिंग ने पूरी नर्मता बनाए रखी और समझाया कि उसने पूरी पिछली रात थंडर गॉड फिंगर मैनुअल को ग्राइंड करने में बिता दी। अपनी कोशिशों के बावजूद टेक्निक के कुछ खास पॉइंट्स अभी भी समझ से बाहर थे और मुश्किल लग रहे थे। चेन लिन को एमसी की इस जबरदस्त लगन पर हल्की सी हैरानी हुई और उन्होंने चुपके से इस होनहार चैंपियन के सीखने के जज्बे की तारीफ की। उन्होंने तुरंत जिंगमिंग को बुलाया कि वो ठीक ठीक बताएं कि पिछली रात की उस जोरदार पढ़ाई के कौन से हिस्से उसको अभी भी उलझा रहे हैं। जिंगमिंग ने तुरंत विस्तार से बताया। उसकी सबसे बड़ी रुकावट ये समझना था कि वो स्वर्ग और पृथ्वी की असली लाइटनिंग से वो जरूरी कनेक्शन कैसे बनाए और उसको अपने इंटरनल लाइटनिंग रिजर्व्स के साथ कैसे जोड़े। वो सहजाती रूप से इंट्यूटिवली समझता था कि इस फ्यूजन में महारत हासिल करना ही टेक्निक की पूरी तबाहकार शक्ति को खोलने की पक्की चाबी है। चेनलिन ने शांति से समझाया कि थंडर गॉड फिंगर आम हेवनली थंडर आर्ट से मिलता जुलता होने के बावजूद ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंडेंसेशन और बहुत ज्यादा मुश्किल कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस की मांग करता है। कसम से मास्टर के समझाने का हर एक शब्द शू जिंगमिंग के लिए एक पूरा नया कल्टीवेशन होराइजन खोल रहा था, ऐसा उसको एहसास हुआ। वो दोनों कल्टीवेटेड माइंड्स उस गंभीर कमरे में गहरे टेक्निकल चर्चा में घुस गए जिसमें एक सच्चे मास्टर के बड़े ज्ञान का निर्देशन था। धीरे धीरे शू जिंगमिंग के सारे बचे हुए शक गायब हो गए, जिससे उसके आने वाले पावर ब्रेक थ्रू के लिए एक बिल्कुल मजबूत नींव बन गई। यार, सिर्फ 3 घंटे के बाद चेनलिन अपनी हैरानी रोक नहीं पाए और उन्होंने खुलकर एमसी की उस डर भरी चीट कोड जैसी समझने की काबिलियत पर हैरत जाहिर की। उन्होंने सोचा कि जब वो खुद अपने प्राइम में थे तो उनको ये बेसिक समझ तक पहुंचने में 10 मुश्किल दिन लगे थे, लेकिन हमारे ओपी शू जिंगमिंग ने टेक्निक के सार को लगभग तुरंत एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे कोई फाइल डाउनलोड हो रही हो। लेकिन सुनो, असली राज ये था, वो सिस्टम था। जब चेनलिन सोच में डूबे हुए थे, शू जिंगमिंग चुपके से अपने भरोसेमंद डीप ब्लू सिस्टम में एक कमांड डाल रहा था। वो कमांड आसान था, थंडर गॉड फिंगर स्किल में पॉइंट्स जोड़ो। तुरंत ही थंडर गॉड फिंगर जबरदस्ती अपने प्राइमरी लेवल तक मैक्स आउट हो गया और इसने हर तरह के आम कल्टीवेशन टाइम बैरियर को पूरी तरह तोड़ दिया और पार कर दिया। उस सपोज्ड प्रोग्रेस को देखने के लिए उत्सुक होकर चेनलिन ने जिंगमिंग से कहा कि वो वहीं पर टेक्निक दिखाए ताकि वो छोटी से छोटी कमियां देख सके जिन्हें ठीक करने की जरूरत हो। मास्टर के लिए ये एक सुनहरा बिल्कुल सही मौका था कि वो एक असली वंस इन अ जनरेशन टैलेंट को ठीक करें। शू जिंगमिंग थोड़ा रुका। उसको सच में चिंता थी कि टेक्निक की इतनी तबाहकार शक्ति शायद उसके टीचर को पूरी तरह से खत्म कर दे या उससे भी बुरा इस शांत टी रूम को बर्बाद कर दे। उसने ट्रेनिंग एरिया में जाने की परमिशन मांगने की कोशिश की, लेकिन चेनलिन ने मजबूती से जोर दिया कि डेमोन्स्ट्रेशन में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जब मास्टर ने उसको कॉर्नर कर दिया तो शू जिंगमिंग के पास इस रिक्वेस्ट को पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हमारा एमसी खड़ा हुआ, पूरा ध्यान केंद्रित किया और अपने अंदर मैसिव लाइटनिंग बेस्ड एबिलिटीज को इकट्ठा करना शुरू किया। वो ग्रैंड मास्टर के सामने ही अपनी सपोज्ड 3 घंटे की ट्रेनिंग के रिजल्ट्स दिखाने वाला था। जिस पल शू जिंगमिंग ने सिस्टम लेवल स्किल को एक्टिवेट किया, उसके पूरे शरीर से असली लाइटनिंग का एक चौंकाने वाला तेज झटका बिल्कुल फट पड़ा। उसकी आंखें ठंडी नीली रोशनी के 2 बीकन्स बन गई जो गरजदार करकराती बिजली के आग से घिरी हुई थीं, जो एक ऐसी पावर लेवल चिल्ला रही थीं जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। चेनलिन ने तुरंत पूरा ध्यान लगाया और उस ओपनिंग डिस्प्ले को गहन प्रोफेशनल तरीके से देख रहे थे। उन्होंने अंदर ही अंदर एमसी की तारीफ की, ये आकलन किया कि शुरुआती स्टैंड्स और मूवमेंट बिल्कुल निर्दोष थे और बिना एक भी एनर्जी की बूंद बर्बाद किए गए थे। लेकिन फिर अगले ही पल में मास्टर एकदम से हैरानी में जम गए जब एमसी ने दूसरा जरूरी स्टेप पूरा किया। स्वर्ग और पृथ्वी की लाइटनिंग से वो क्रिटिकल लिंक जिस पर उन्होंने अभी चर्चा की थी, वो डर भरे परफेक्ट तरीके से किया गया। जैसे ही वो स्किल बढ़ने लगी, चैनल की जा रही शक्ति की विशाल मात्रा तेज और डरावने तरीके से काबू से बाहर होने लगी। चेनलिन तुरंत जान गए कि यहाँ कुछ बहुत ही शानदार और हास्यास्पद रूप से गलत हो गया है। उन्होंने दिमाग में चिल्लाया कि कैपिटल यूनिवर्सिटी के सबसे टॉप टियर, सबसे एलीट रैंकर्स को भी इस स्टेज तक पहुंचने में कम से कम 4 महीने की लगातार ग्राइंडिंग की जरूरत पड़ती थी। और शू जिंगमिंग ये फ्रेशमैन जोन के ठीक सामने था। वो निश्चित रूप से सच में एक सिस्टम यूज करने वाला मॉन्स्टर था। शू जिंगमिंग ने उस तेज लाइटनिंग रेडियंस को एक ही जानलेवा उंगली में इकट्ठा कर लिया और उस चार्ज छोर को सीधा आसमान की तरफ इशारा किया। उस सांस रोक देने वाले पल में एमसी का ऑरा इतना जबरदस्त था जैसे खुद थंडर गॉड निकलकर इस माटियल जगत में उतराया हो। उससे निकलने वाले उस जबरदस्त कुचल देने वाले प्रेशर के कारण पास की हर चीज और हर इंसान साफ साफ कांप उठे। एक बहुत बड़ा असली थंडर एनर्जी का खंभा तुरंत टी रूम की छत को फाड़ता हुआ सीधा आसमान में चला गया, लगभग पृथ्वी को तबाह करने वाली शक्ति के साथ। पूरा आसपास का ट्रेनिंग जोन तुरंत ओवरलोड हो गया और आंखों को चकाचौंध करने वाले खतरनाक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के आग से भर गया। उसके नतीजे में जो विशाल एनर्जी एक्सप्लोजन हुआ, उसने एक ऐसी सोल शेकिंग शॉकवेव छोड़ दी जिसने आसपास के बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स को लगभग भाप बना दिया और उसको जमीन पर गिरा दिया। शू जिंगमिंग के हाथों में थंडर गॉड फिंगर की असली आउटपुट पावर ने हर आर्म स्टैंडर्ड को बुरी तरह से पार कर दिया था।
ग्रैंड मास्टर चेनलिन की उनके ठीक कुछ फीट की दूरी पर हो रही इस असलियत को देखकर बोलती पूरी तरह बंद हो गई। अरे ये तो काम कर गया, लेकिन असल में ये वैज्ञानिक रूप से संभव कैसे है? वो जरूर सोच रहे होंगे। मास्टर को अपनी अनुभवी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक फ्रेशमैन एमसी को अल्टीमेट पावर के इस डरावने लेवल का यूज करते हुए देख रहे हैं। लेकिन फिर शू जिंगमिंग ने अचानक से शांति तोड़ी और पूरी असली घबराहट में चिल्ला उठा। पता चला कि सिस्टम बूस्टेड छूटा हुआ एनर्जी इतना जबरदस्त हिंसा भरा था और उसके कंट्रोल पैरामीटर से बिल्कुल बाहर हो चुका था। यार, वो जो बिजली अब पागल हो चुकी थी, वो आसपास खड़ी हर चीज को खत्म करने और जला देने की धमकी दे रही थी। वो बेचारा जोर से चिल्लाया, मास्टर चेन मदद करो, कसम से मैं ये स्किल वापस नहीं ले पा रहा हूँ। देखो, उस टूटी हुई छत के ठीक ऊपर शुद्ध गरज ठंडर का एक बहुत बड़ा बेकाबू तूफान फट पड़ा, जो तेजी से फैलकर चमकदार लेकिन जानलेवा बेकाबू एनर्जी के छल्ले रिंग्स बना रहा था। अगर चेन लिन ने अभी इस ओपी नए लड़के के गलती से हो रहे सेल्फ डिस्ट्रक्शन को नहीं रोका तो पूरी एकेडमी के लिए इसके अंजाम बहुत भयंकर होंगे। अरे भाई, उस तुरंत आने वाली तबाही को देखते हुए चेन लिन के पास अपने पूरे आश्चर्य डिसबिलीफ को छोड़कर इस लड़ाई में कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी जबरदस्त हाई लेवल बिजली एबिलिटी को निकाला, मैसिव पावर को सीधा अपनी उंगली की नोक पर लाया ताकि शू जिंग से फट रही उस बेकाबू एनर्जी को दबा सके। एक अकेला विनाशकारी उंगली का वार पूरा जोर दिखाते हुए आगे बढ़ा और सीधा उस बेकाबू गुस्से वाले गरज के तूफान से टकराया। जैसे ही वो महान पावर हवा में लटके उस गरज से भरे हाथ से टकराई, पावर के बड़े अंतर डिस्पैरिटी की वजह से हवा में एक बहुत बड़ा भयंकर धमाका हुआ। शू जिंग की टेक्निक तुरंत और जबरदस्ती से टूट गई। शुक्र है कि इसने एक ऐसी तबाही होने से रोक दी जो आसपास के इलाके को पूरी तरह से मिटा देती। टी रूम के अंदर वापस आकर चेन लिन अभी भी चक्कर खा रहा था, पूरी तरह से होश में नहीं था। उसको एहसास हुआ कि जो तेज एनर्जी के झटके उसने महसूस किए थे वो इस बात का पक्का सबूत थे कि शू जिंग ने अभी अभी थंडर गॉड फिंगर को उसके सबसे बड़े निर्दोष रूप में इस्तेमाल किया था। उसका दिमाग घूम गया कि जिंगमिंग ने आंख झपकते ही एक एस ग्रेड सीक्रेट टेक्निक पर पूरी तरह से मास्टरी कैसे हासिल कर ली। शू जिंग चमकती नीली सीक्रेट मैनुअल को पकड़े हुए एक तेज मुस्कान दी और अपने टीचर को सिखाने के लिए सच्चे दिल से धन्यवाद कहा। उसने नम्रता से माना कि उसने टेक्निक पूरी तरह से सीख ली है और अब वो ये अनमोल चीज चेन लिन को वापस करने के लिए तैयार है। टेक्निक का हर जानलेवा हिस्सा अब हमेशा के लिए और बिल्कुल सही तरीके से उसकी याददाश्त में छप चुका था। अपने कीमती ट्रेनिंग टाइम का एक और सेकंड बर्बाद न करते हुए शू जिंग ने प्यार से विदा ली और तुरंत अपनी आगे की तैयारी शुरू करने के लिए दौड़ गया। यार, आने वाली उस बड़ी मिशन की तैयारी करते हुए चेन लिन उस सीक्रेट मैनुअल को पकड़े हुए जमा रहा। उसकी आंखें उस नौजवान की समझ से बाहर कल्टीवेशन की रफ्तार पर अभी भी हैरान थीं। शू जिंग के इतने तेज बढ़ने से इतना ज्यादा दबाव पड़ा कि उसकी वजह से वेटरन चेन लिन को भी सच्चा ठंडा पसीना कोल्ड स्वेट आ गया। उसने अंदर ही अंदर एक गहरी सांस छोड़ी, ये मानते हुए कि ओल्ड योंग ने सच में एक असली ओवर पावर्ड मॉन्स्टर को पकड़ लिया है। अगर शू जिंग पहले से ही मड्डो यूनिवर्सिटी से एस रैंक टैलेंट कंफर्म नहीं होता तो चेन लिन कसम खाता है कि वो उसे कैपिटल यूनिवर्सिटी के लिए चुराने पोच करने की पूरी कोशिश करता। उस हरी भरी विला डिस्ट्रिक्ट से निकलने के बाद शू जिंग मिंग चल रहा था और अंदर ही अंदर अपनी उस डरावनी नई पावर का जायजा ले रहा था। ये थंडर गॉड फिंगर एक मॉन्स्टर जैसा था जो आसानी से एक स्टेज 5 एस्पर को भी हरा सकता था, लेकिन इसकी रिसोर्स जरूरत उतनी ही ज्यादा थी। अरे भाई, सिर्फ एक बार इसके जानलेवा इस्तेमाल से उसके कोर में स्टोर की गई कीमती हेवनली एंजल थंडर आधी से ज्यादा खत्म हो गई थी। हमारे ओपीएनसी को तुरंत समझ आ गया कि इतनी बड़ी कमी एक जानलेवा कमी, फेटल फ्लॉ थी जिसे मिशन से पहले तुरंत ठीक करना जरूरी था। बिजली एनर्जी की गंभीर कमी को महसूस करते हुए शू जिंगपिंग ने तुरंत अपना स्मार्टफोन निकाला और अपनी भरोसेमंद वर्चुअल असिस्टेंट ईवा को कांटेक्ट किया। उसने जल्दी से एकेडमी के एक्सक्लूसिव मार्केट प्लेस तक पहुंचने का रिक्वेस्ट किया ताकि वो खास तौर पर ऐसे एलिक्सर्स ढूंढ सकें जो उसकी एस्पर एनर्जी को तेजी से वापस ला सकें। आने वाले अभियान एक्सपीडिशन के लिए ये एक जरूरी कदम था। जब वो पूरी तरह से अपने फोन पर ध्यान ले रहा था तभी पीछे से एक साफ जोरदार आवाज आई जिसकी वजह से शू जिंगपिंग सच्चे आश्चर्य सरप्राइज में घूम गया। यार, वो और कोई नहीं, उसकी तेज तर्रार क्लासमेट टोंग शुयुन थी जो बालों को ऊपर बांधकर उसकी तरफ दौड़ती आ रही थी, थोड़ी हाँफ रही थी। टोंग शुयुन ने चमकदार मुस्कान दी और उत्साह से कहा कि जैसे ही उसने विला डिस्ट्रिक्ट के ऊपर विशाल खंबा देखा वो तुरंत समझ गई कि ये जरूर शू जिंग का कमाल होगा। उसकी खूबसूरत चेहरे पर पूरी तरह से जानने की इच्छा झलक रही थी और उसने उत्सुकता से पूछा कि उसने अभी अभी कौन सा दुनिया हिलाने वाला स्किल अनलॉक किया है। इस बार शू जिंग ने अपनी उपलब्धि अचीवमेंट छुपाने की दिक्कत नहीं की। उसने खुलकर बताया कि ये एस रैंक थंडर गॉड फिंगर है जिसे उसने अभी मास्टर किया है, खासकर हेवेंस मैंडेट सेक्ट को खत्म करने के मिशन के लिए। उसके आम से जवाब ने टोंग शुयुन को मजबूर कर दिया कि वो एमसी की इतनी गहरी तैयारी पर अपनी गहरी तारीफ छुपा ना सकी। लेकिन टोंग शुयुन का चेहरा अचानक बदल गया। वो पूरी तरह से गंभीर और ध्यान में आ गई।
वो उसके पास झुकी और भेदभाव से शूजिंग से पूछा कि उसने किस लेवल का ऐसा खतरनाक मिशन चुना है जिसके लिए उसको इतनी विनाशकारी मारने वाली मूव की तैयारी करनी पड़ी। जब उसने सुना कि ये बदनाम हेवेंस मैंडेट सेक्ट की एक ब्रांच को टारगेट करने वाला एक मुश्किल एस रैंक मिशन है तो उसके चेहरे पर उदासी और डर की एक झलक दिखी। उसको तुरंत एहसास हुआ कि उनकी वर्तमान ताकत में जो बड़ा अंतर यानी गैप है उसका मतलब है कि वो इतनी भयंकर लड़ाई में दुख की बात है कि उसके साथ बिल्कुल नहीं लड़ सकती। अब वो बस पीछे खड़ी होकर और चिंता से उसकी सुरक्षा और दूर से जोरदार सफलता यानी सक्सेस की कामना कर सकती थी। शूजिंग ने फिर सच्चे कंसर्न के साथ तोंग शू युन के अपने मिशन स्टेटस के बारे में पूछा। उसने आहें भरी, ये मानते हुए कि वो हाई स्टेक्स ऑपरेशन में शामिल होना चाहती थी, लेकिन अभी तक उसे मिलकर काम करने के लिए कोई भरोसेमंद सही टीम नहीं मिली थी। उसने समझदारी से सुझाव दिया कि वो सीनियर सिस्टर जैंग सुई से कांटेक्ट करने की कोशिश करे, जो एक बहुत ज्यादा जरूरी एक्सपीरियंस वाली अपर क्लासमैन है। तोंग शू युन तुरंत उत्साह में भर गई, सहमत हुई और जल्दी से शूजिंग को पकड़कर अपने साथ खींच लिया। अरे भाई, ये बिल्कुल सही वक्त था क्योंकि जिंगपिंग भी संयोग से जैंग सुई से उन जरूरी एनर्जी रेस्टोरेशन एलिक्सर्स को खरीदने के बारे में सोच रहा था। वक्त पल भर में तेजी से गुजर गया और दृश्य यानी सीन नाटकीय रूप से जिनलिंग के उस व्यस्त विशाल शहर में बदल गया। मुई कैफे के अंदर, जो एक गर्म और आरामदायक लकड़ी के रंगों वाली जगह थी, लोकल डिफेंस फोर्सेस के मुख्य सदस्यों के बीच एक बहुत जरूरी मुलाकात यानी रेंडेवू होने वाली थी। कैफे के अंदर 3 तजुर्बे यानी एक्सपीरियंस वाले एस्पर्स का एक गुस्से में भरा ग्रुप सबर से वेट कर रहा था। ये जिनलिंग पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के मुख्य सदस्य थे जो इस वक्त लोगों की भरी कमी यानी मैन पावर शॉर्टेज से जूझ रहे थे और बड़ी अकेडमी से आने वाले आपातकालीन रीइंफोर्समेंट्स का बेसब्री से वेट कर रहे थे। ग्रुप में से एक बैंगनी बालों वाली लड़की ने उत्सुकता से अपने टीम लीडर से उस आदमी की असली पहचान यानी आइडेंटिटी के बारे में पूछा जिसका वो वेट कर रहे थे। साइजू, जो सुनहरे बालों वाला शांत टीम लीडर था, उसने खुलासा किया कि वो शूजिंग है, एक नया लड़का यानी फ्रेशमैन जो अभी अभी 19 साल का हुआ है। यार, उस हैरान कर जानकारी ने तुरंत वेट कर रहे ग्रुप के अंदर जोरदार विरोध और गुस्सा पैदा कर दिया। वो बहुत गुस्से में थे। उन्हें लग रहा था कि मैडो यूनिवर्सिटी उसको इतने जंगली और ब्रूटल बैटलफील्ड में भेजकर एक तरह से एक बच्चे की जान के साथ लापरवाही से जुआ खेल रही थी। अपने चिंतित टीममेट्स को शांत करने के लिए साइजू ने जोर देकर कहा कि भले ही शूजिंग सिर्फ एक फ्रेशमैन है, लेकिन उसके पास एक दुर्लभ एस रैंक एबिलिटी है और उसकी साबितशुदा असली लड़ाई की ताकत, कॉम्बैट स्ट्रेंथ पहले ही स्टेज 3 के बिल्कुल पीक तक पहुंच चुकी है। साइजू की आंखों में जो गंभीरता थी, उससे साफ पता चलता था कि वो इस डरावने छोटे प्रोडिजी के लिए कितना गहरा पेशेवर सम्मान रखता है। पूरी टीम पूरी तरह से हैरान और चुप रह गई। देखो, एक पहले साल का स्टूडेंट और उसके पास इतनी पावर। उनके वेटरन दिमागों में जीनियस की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल गई थी। साइजू ने सख्ती से सबको याद दिलाया कि जब वो आखिर में उससे मिलेंगे तो उन्हें एक गंभीर और पूरी तरह से प्रोफेशनल एटीट्यूड बनाए रखना होगा। कैफे की घंटी धीरे से बजी, जिसने एक नए आने वाले की सूचना दी। एक मजबूत दिखने वाला, शांत काले बालों वाला और एक कूल ऑरा वाला नया जवान दरवाजे पर आया। शूजिंग बिल्कुल सही वक्त पर उस जरूरी रॉन्डेवू पॉइंट पर पहुंच चुका था। आगे आने वाले मुश्किल मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो उनकी टेबल की तरफ चला, दमदार कपड़े पहने हुए था और एक लंबा स्टाइलिश कोट उसको एक खास लुक दे रहा था। शू जिनपिंग ने सबको अच्छे से नमस्ते किया और सबसे सच में माफी मांगी कि उनको रुकना पड़ा। यार, इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद उसका व्यवहार बिल्कुल नरम था। साइजू, जो लीडर था, वो तुरंत खड़ा हुआ और अपने प्रोटैगनिस्ट को गर्मा गर्म मजबूत हैंडशेक से वेलकम किया। लेट आने की बात को टालकर साइजू ने ऑफिशियल तरीके से अपना परिचय, इंट्रोडक्शन दिया कि वो एक अनुभवी टैक्टिकल यूनिट कमांडर है। देखो, ये बंदा एक एनहांसमेंट टाइप बी रैंक एस्पर है जो स्टेज 3 की पीक तक पहुंच चुका है। साफ दिखता है कि यही इस पूरे ऑपरेशन की मजबूत रीढ़ की हड्डी है। उसके बाद हम मिलते हैं शोंग शान से, एकदम आजाद ख्याल नया जवान जिसके लंबे स्टाइलिश सफेद बाल है। शोंग शान एक जरूरी सपोर्ट टाइप बी रैंक एस्पर है जो मिड स्टेज 3 पर है, तो टीम को जिंदा और लड़ने के लिए तैयार रखने में ये बहुत वाइटल है। और उसके तुरंत बाद आई सीन स्टीलर जोंग टोंग, एकदम कड़क लड़की जिसके पर्पल बाल और ऐसी आंखें थीं जो कांच काट सकती थीं। वो एक फायर टाइप बी रैंक एस्पर है, अपर स्टेज 3 पर, और उसका काम भारी तबाही मचाने वाला एरिया ऑफ इफेक्ट डैमेज देना। कसम से जब सच्ची खूंखार लड़ाई शुरू होती है तो जोंग टोंग ही असल आर्टिलरी कैनन है। आखिर में हम मिलते हैं सुनयान से, एक चश्मे वाले नए जवान से जो पूरा पढ़े लिखे स्कॉलर टाइप का लगता है। वो एक मेंटल टाइप बी रैंक है, अपर स्टेज 3 पर, और स्क्वाड के लिए सारी जरूरी स्काउटिंग और दुश्मनों के माइंड गेम संभालता है। अरे भाई, जैसे ही गिनलिंग टैक्टिकल यूनिट के सभी खास सदस्य साथ आ गए, कैफे का माहौल आम बातों से सीरियस मिशन प्रोटोकॉल में बदल गया। साइजू ने उस तनाव को खत्म किया और ऐलान किया कि अब फालतू की बातें छोड़कर सीधे बिजनेस की बात पर आना है। उसने उस जरूरी इंटेलिजेंस को बताना शुरू किया जो गिनलिंग टैक्टिकल यूनिट ने खतरा लेकर उस बुरे हेवेंस मैंडेट सेक्ट के बारे में जमा की थी। और शू जिंगमिंग बिल्कुल शांति से सर हिला रहा था। वुश, एक चमकदार नया 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्टर उनकी टेबल के बीचों बीच चालू हो गया। साइजू ने समझाया कि उनकी इन्वेस्टिगेशन ने 2 बहुत अच्छे लीड्स पर फोकस किया है, खास करके 2 बड़े लोग। उनके नाम जाओ वाईहाओ, जो फियर्स टाइगर एसोसिएशन का ताकतवर प्रेसिडेंट है, और लैंग चोंग, जो ब्लू सी टेक्नोलॉजी ग्रुप का बड़ा CEO है। उनकी क्लासिफाइड इंटेलिजेंस ने पक्का कर दिया कि ये दोनों लोग सीधे हेवेंस मैंडेट सेक्ट की उस ब्रांच से जुड़े हैं जो जिनलिंग सिटी में काम कर रही है। गेम प्लान आसान है।
दोनों को जिंदा पकड़ो और फिर उनको एक खास मेंटल टाइप एस्पर को दो गहराई वाली पूछताछ के लिए, ताकि सेक्ट के मेन ठिकाने का पता लग सके। क्योंकि लैंग चोंग बहुत ज्यादा मुश्किल टारगेट लग रहा था, साइजू ने सुझाव दिया कि पहले जाओ वाई हाउ को पकड़ना स्ट्रैटेजी के हिसाब से सही रहेगा। यार, साइजू ने अगले दिन के लिए शू जिंगमिंग एमसी को इंस्ट्रक्शन दी कि वो टीम के साथ रहे और सिर्फ देखे कि असली दुनिया में टैक्टिकल मिशंस कैसे होते हैं। लेकिन ये सुनकर शू जिंगमिंग ने हल्की कॉन्फिडेंट मुस्कान दी और एक ऐसा सवाल किया जिसने उस पूरे अनुभवी ग्रुप को दंग कर दिया। रुको, अगर हमारे पास दो इतने बड़े टारगेट हैं तो हम वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हम अपनी ताकत को बांटकर एक साथ उन पर हमला क्यों नहीं करते ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए? साइजू वहीं रुक गया। उस नए लड़के की इतनी हिम्मत देखकर वो हैरान था। लीडर के दिमाग में एक साथ मिलकर चलना सबसे ज्यादा सुरक्षा और स्थिरता की गारंटी थी, खास करके जब एक नए बंदे को प्रोटेक्ट करना हो। शू जिंगमिंग ने मन ही मन में गुस्सा किया, तुरंत समझ गया कि उसकी एबिलिटीज को हल्का लिया जा रहा है सिर्फ क्योंकि उसको फ्रेशमैन का लेबल मिला है। तो उसने बहुत शांति से ये सुझाव रखा, लैंग चोंग को बस मुझे दे दो, तुम लोग अपनी मेन ताकत फियर्स टाइगर एसोसिएशन पर फोकस करो। साइजू की आंखों में शक और सीधे सीधे चिढ़ का एक तगड़ा मिलाजुला इमोशन दिखा। साइजू ने तुरंत सवाल उठाया कि क्या ये मड्डो यूनिवर्सिटी का माना जाने वाला एस रैंक प्रोडिजी कॉन्फिडेंस की लाइन पार करके सिर्फ पक्का घमंड दिखा रहा है? देखो, सच तो ये है, लैंग चोंग का सामना करने का मतलब था उसके मिड स्टेज 4 बॉडीगार्ड से निपटना, जो किसी भी पहले साल के स्टूडेंट के लिए आत्महत्या जैसा मिशन था, चाहे उनकी कोई भी रैंकिंग हो। जोंग तोंग अब और शांत नहीं रह सकी और तुरंत बीच में कूद गई। उसने इस लापरवाह प्लान का सख्त विरोध किया। उसने जोर दिया कि लैंग चोंग का पर्सनल आदमी सच में एक स्टेज 4 पावर हाउस है और उसने कसम खाकर बोला कि शू जिंगमिंग का अकेले उस लड़ाई में बचने का 0 चांस है। हमारा एमसी शू जिंगमिंग ने उसकी घबराहट को बहुत आम और मजबूत भरोसे से जवाब दिया। शांत हो जाओ, उसने बड़े कूल तरीके से कहा। चिंता मत करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शू जिंग की बिल्कुल चिंता ना होना, उसका खतरे को लापरवाही से नजरअंदाज करना, उससे जोंग टोंग की चिढ़ बहुत बढ़ गई। उसने मन में गुस्सा किया, सोच रही थी कि क्या ये घमंडी बच्चा सच में समझता है कि वो जिस दुश्मन का सामना करने वाला है वो कितना खूंखार और जानलेवा खतरा है। लेकिन उस ओपी मेन कैरेक्टर की आंखों में देखकर और वो स्टील जैसा पक्का निश्चय, डिटर्मिनेशन देखकर साइजू ने आखिर में एक बहुत बड़ा जोखिम लेने का फैसला किया। उसने शू जिंगमिंग को लैंग चोंग की कॉर्पोरेशन से जुड़ी पूरी 3D मैप और सारी क्लासिफाइड इंटेल से भरी एक सिक्योर स्टोरेज डिवाइस दी। अकेले हंट की मंजूरी देते हुए शू जिंगमिंग ने वो टेक ले ली। उसकी आंखों में बर्फ जैसा तेज कॉन्फिडेंस चमक रहा था। वो हंट करने के लिए तैयार था। उसको पूरी तरह समझ आ गया था, इन अनुभवी टीममेट्स का सच्चा मान सम्मान पाने के लिए आने वाली लड़ाई में उसको अपनी असली जबरदस्त ताकत दिखानी होगी।